भारत में जितने भी वास्तु कंसल्टेंट है, मेरा पूरे भारत में चैलेंज दे रखा है खुला कि आके डिबेट करिए। वास्तुशास्त्र एक्सपर्ट बनने के लिए कितने साल का अध्ययन या फिर स्टडी लगती है? जिस वास्तुशास्त्री को वास्तुशास्त्र पूरा नहीं पता तो उसको भर चौराहे पर लाकर फांसी पे लटका दो। नॉर्थ ईस्ट या फिर ईशान्य कोण में वॉशरूम नहीं बनाना चाहिए ऐसा लिखा है? बिल्कुल भी नहीं। वास्तुशास्त्र के रूल्स यूनिवर्सल नहीं है, वो आम लोगों पर लागू नहीं होते। एक ब्रांडेड वास्तु कंसल्टेंट की गलत सलाह से प्रोजेक्ट में फाइनेंशियल लॉस होने पर लीगल लायबिलिटी किसकी बनती है? ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्याधिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल मावड़े और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे ये रियल एस्टेट पॉडकास्ट पे। आज मेरे गेस्ट काफ़ी स्पेशल है बिकॉज मैंने बहुत से रियल एस्टेट बिल्डर्स को आपके सामने लेके आया हूँ, कंसल्टेंट्स को लेके आया हूँ, लेकिन मुझे बहुत से लोगों से रिक्वेस्ट थी कि मैं किसी एस्ट्रोलॉजर या फिर वास्तुशास्त्र एक्सपर्ट को लेके आया हूँ और ये आपकी इच्छा मैं आज पूरी कर रहा हूँ बिकॉज आज मेरे जो गेस्ट है ही इज़ अ फाउंडर ऑफ विश्व वास्तु, मिस्टर गीतराज विट्ठल with 20 plus years of experience in वास्तु एंड उसी के साथ उन्होंने उनका खुद का एक मैकेनिज्म क्रिएट किया है और साथ ही में ही इज अ क्रिएटर ऑफ डेस्टिनी ग्रीड। तो चलिए बात करते हैं गीतराज विट्ठल सर से। सो थैंक यू सो मच सर। एक्चुअली आई वाज वेटिंग कि कोई अच्छा वास्तु कंसल्टेंट मैं लेके आऊँ और आप वास्तुशास्त्र एक्सपर्ट आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और हमारी बहुत सी बातें हुई है इसके पहले जो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है लोगों को सुनना। और सबसे पहले तो आज बहुत से मिथ बस्ट होने वाला है मुझे इतना दिख रहा है। सो विल स्टार्ट विद द पॉडकास्ट। सर 20 प्लस ईयर्स, ऑलमोस्ट 23 ईयर्स आपने इस इंडस्ट्री को दिए हैं। अगर आप अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा बताएं सो इट वुड बी रियली ग्रेट। निखिल, वास्तुशास्त्र इस विषय में मेरा लगभग आज की तारीख तक 23 साल का अनुभव है और उसमें लगभग 12 साल मेरे गुरुकुल के अध्ययन के रहे हैं। मेरा बैकग्राउंड यानी मेरे अध्ययन का बैकग्राउंड जो है वो मैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग गुरुकुल से पढ़ा हूँ और शास्त्र अध्ययन किए हैं, वेदों का अध्ययन किया है, उपनिषदों का अध्ययन किया और बेसिक स्पेशली संस्कृत पर हमारी अच्छी पकड़ है। तो ये ओवरऑल मेरा बैकग्राउंड रहा है। लेकिन आज के इस पॉडकास्ट में हम मेरे अध्ययन का वो हिस्सा साझा करने जा रहे जिस पर मेरी सबसे बड़ी महारत है और वो है वास्तुशास्त्र। जी ठीक है जी बिल्कुल। सो सर सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगा, मेरा एकदम सिंपल बेसिक सवाल है बिकॉज वही सबको जानना है। असली वास्तुशास्त्र क्या है जी, उसी के साथ वो क्यों बना? ओके सिंपल सवाल है। आई वांट कि आप सरल भाषा में इसे समझाएं ताकि मेरे जो भी व्यूवर्स है या फिर जो भी प्रॉपर्टी बायर्स है उनके लिए ये चीज़ें ईजी हो जाए। बिल्कुल। देखिए, सबको वास्तुशास्त्र ये शब्द पता है लेकिन आजकल मार्केट में आपको वास्तुशास्त्र सुनाई नहीं देता जी, वास्तु सुनाई देता जी। और जब से ये वास्तु शब्द आया ना तो उसके पीछे का जो शास्त्र है ना वो पूरी प्रोसेस से गायब हो चुका है जी। और ये वास्तुशास्त्र जहाँ से आया है उसको लेकर आपको अगर जानकारी नहीं होगी तो मैं बताना चाहूँगा आपके व्यूअर्स को भी कि लगभग 15 से ज़्यादा ग्रंथों में इसका उल्लेख आता है, लेकिन वास्तुशास्त्र का जो सबसे मूल ग्रंथ माना जाता है वो है विश्वकर्मा प्रकाश। उसके बाद आता है मयमतम, उसके बाद आता है सम्रांगण सूत्रधार, उसके बाद अपराजित पृच्छा, उसके बाद मत्स्य पुराण, नारद पुराण, काश्यप शिल्प, कौटिल्य शास्त्र, बहुत सारे ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। और मनुष्यलया चंद्रिका है, सम्रांगण सूत्रधार है, ऐसे बेहतरीन से बेहतरीन ग्रंथ है इसके। लेकिन जो प्रचलित वास्तु है, जिसके नियम आज सारे संसार में या सारे विश्व में फैले हुए हैं, वो है विश्वकर्मा प्रकाश। क्योंकि इस सृष्टि के जो रचयिता है विश्वकर्मा, उन्होंने इसको पहली बार लोगों के सामने वो लेकर आए लिखित रूप में। सो द ओरिजिनल क्रिएटर ऑफ वास्तु शास्त्र इज विश्वकर्मा। क्रिएटर नहीं कहेंगे, कमेंटेटर।
क्योंकि विश्वकर्मा प्रकाश का जो पहला अध्याय है, उस अध्याय में ये शास्त्र आया कहाँ से, उस बारे में बात होती है जी। तो उसमें कहा गया है कि वास्तुशास्त्र सबसे पहले भगवान शिव के मुख से आया। उसके बाद पराशर मुनि के पास आया, पराशर मुनि के बाद बृहद्रथ के पास आया, बृहद्रथ के बाद विश्वकर्मा के पास आया, विश्वकर्मा के बाद विश्वकर्मा से पहले नारद मुनि के पास आया, फिर विश्वकर्मा के पास आया, और फिर विश्वकर्मा के बाद विष्णु जी के पास गया, यानी वासुदेव के पास गया। तो लेकिन इस ऋषि परंपरा में, इस ज्ञान परंपरा में अगर प्रकट रूप से सबके सामने लाने का अगर किसी ने काम किया है तो विश्वकर्मा जी ने किया है। इसलिए इसको विश्वकर्मा प्रकाश कहा जाता है कि उन्होंने पहली बार इसको प्रकाशित किया है जगत के लिए जी। तो इसमें ही सारे जो बेसिक रूल्स हैं वास्तुशास्त्र के वो दिए गए हैं। और उसके बाद अगर हम देवताओं में दो कैटेगरीज, वैदिक देवताओं में दो कैटेगरीज श्रेणियाँ आती है। उसमें एक नॉर्मल देवता और बहुत ही शक्तिशाली देवता। कई बार गड़बड़ ये हो जाती है, आपने असुर शब्द सुना होगा जी। आपको क्या लगता है असुर शब्द क्या है? मतलब भगवान और दानव ऐसा नहीं। हाँ, यहाँ पे सबसे बड़ी गलती है जी। दो शब्द आते हैं, सुर और असुर, और ये दोनों ही देवताओं की कैटेगरी है। अच्छा। असुर शब्द जो है वो ना दैत्य है ना राक्षस है। असुर शब्द जो है वो देवताओं के सबसे शक्तिशाली कैटेगरी है, उसको कहा जाता है। और उनके आर्किटेक्ट जो थे वो मयासुर थे, मय मुनि थे। जो वैदिक कथाओं में आपको पता चलेगा या ऐतिहासिक कथाओं में आपको पता चलेगा, माइथोलॉजी में वो रावण के ससुर थे और मंदोदरी के पिता। ठीक है। और ये जो सुर है, जो नॉर्मल देवता है, उनके आर्किटेक्ट विश्वकर्मा जी थे। अच्छा। इसलिए आप महाभारत में इन दोनों का वर्णन मिलेगा आपको। पांडवों के लिए जब महल की रचना हुई तब जो मय सभा था उसको डिजाइन करने के लिए स्पेशली भगवान श्री कृष्ण ने मयासुर को अपॉइंट किया था, क्योंकि उनकी आर्किटेक्ट की जो पद्धति थी, उनकी जो वास्तु रचना की पद्धति थी, वो इल्यूजन क्रिएट करती थी, 3D थी, 3 डायमेंशनल थी, इल्यूजन मायावी थी। तो उनको खास करके मय सभा को डिजाइन करने के लिए बुलाया गया। तो विश्वकर्मा के साथ साथ सबसे ज्यादा ऑथेंटिक वास्तु में अगर कोई ग्रंथ है तो वो मय मतम ग्रंथ कहा जाता है, कि मय के अनुसार, मय के मत के अनुसार वास्तु कैसा होना चाहिए, तो मय मतम उस ग्रंथ का नाम है। इंटरेस्टिंग सर। मैंने एक स्टोरी सुनी थी वास्तु पुरुष की। अच्छा, ओके। अगर आप वो स्टोरी अगर एक बार बताएं ताकि क्लैरिटी है, बिकॉज यहाँ पे तो आपने ये दो चीज़ें बताई है। हाँ जी। जहाँ पे विश्वकर्मा और साथ ही में मयासुर, इन दोनों ने बहुत सा कंट्रीब्यूशन ये इंडस्ट्री को दिया। बट व्हाट इज द ओरिजिन स्टोरी ऑफ वास्तु पुरुष? देखिए, ये जो निखिल, ये जो स्टोरी है ना, ये 2-3 ग्रंथों में बटी हुई है जी। अगर मैं उन सभी को इकट्ठा करके एक पूरी स्टोरी सुनाऊं तो आज जो वास्तुशास्त्र जानने वाले लोग हैं वो भी शौक खा जाएंगे। ओके। क्योंकि इस स्टोरी से ही आपके घर आया हुआ वास्तुशास्त्री असल में वास्तुशास्त्री है या नहीं वो तय हो जाता है। ज्ञान को छोड़िए, बाकी के बाद इस स्टोरी से पता चल जाता है। अच्छा। उदाहरण के तौर पर इस स्टोरी का जो शुरुआत है वो भगवान शिव और अंधकासुर के युद्ध से है। ओके। भगवान शिव ने अंधकासुर को मारने के बाद, उसका वध करने के बाद, वो उनकी शक्ति क्षीण हो गई, थके हुए थे, तो उनके माथे की बूंदें पसीने की जमीन पर गिरी और उस पसीनों की बूंदों से एक महाभूत प्रकट हुआ। उसका वर्णन करते हुए विश्वकर्मा कहते हैं कि पूरा त्रेता युगे महाभूत व्यवस्थितम, के दूर कहीं त्रेता युग में एक महाभूत व्यवस्थित हुआ, एक प्रकट हुआ। कौन था ये? तो ये था वो महाभूत जो भगवान शिव की पसीनों की बूंदों से आया था जी। और आते ही वो इतना प्रकट होते ही वो इतना व्याकुल था कि उसने सबसे पहले अंधकासुर की डेड बॉडी को खाया और उसके बाद उसने भगवान शिव से वरदान लिया कि मेरी भूख को मिटाने के लिए मुझे वरदान करिए। तो उन्होंने बोले तुझे जो करना है कर ले, तुझे जैसे तेरी भूख मिटानी है तू मिटा ले। और वो फिर एक एक करके बहुत सारी चीज़ें खाने लगा। इस महाभूत को, इस विचित्र महाभूत को देखकर देवता डर गए। ऐसा क्या था जो वास्तु पुरुष को, यानी इस महाभूत को, वास्तु पुरुष तो बाद में बना, लेकिन इस महाभूत को देखकर देवता डर गए बाकी के सारे। तो इसका वर्णन जो है वो विश्वकर्मा प्रकाश में नहीं है। इसका वर्णन जो आता है वो आता है मयमतम में। ऐसा क्यों? क्योंकि
वास्तु पुरुष के रूप का वर्णन केवल 4 शब्दों में मयमतम में किया गया। कुब्जा कुटिलिंग किम कृशम अजानुबाहु। कुब्जा यानी हम्प्ड बैक, कुटिलिंग यानी कमर में झुका हुआ, कृश यानी जिसके पैर और हाथ बिल्कुल अंग कैसा है, कृश है, काड़ी बिल्कुल पतला सा, ठीक है, अशक्त शक्तिहीन, और अजानुबाहु यानी हाथ लंबे हो, घुटने तक आते हो। ऐसा प्राणी जब अगर कोई प्रकट हो जाता है, इसलिए कहा है महाभूत, कि ऐसा विचित्र प्राणी प्रकट होगा तो देवता तो डर ही जाएंगे कि ये क्या हो गया, ये कौन है। इसलिए इस कथा के माध्यम से एक बहुत बड़ा खुलासा भी करना चाहूँगा आप पॉडकास्ट के जरिए, और इस पॉडकास्ट के जरिए आप वास्तु पुरुष की असली तस्वीर भी लोगों तक पहुँचाएं जी। अगर ये देखेंगे लोग तो लोगों को पता चलेगा कि धारणा और वास्तविकता, इसमें ज़मीन आसमान का फर्क होता है। अजम्पशन, कल्पना का जगत है, फैंटेसी में और वास्तविकता में ज़मीन आसमान का फर्क है। आपने वास्तु पुरुष की तस्वीर देखी होगी जी, हाथ जोड़ा हुआ, मुंह के बल लेटा हुआ, ठीक है, लेकिन आप असली तस्वीर देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि शास्त्र में ऐसा वर्णन है और हम कल्पना किस चीज़ की कर रहे हैं। तो इस स्टोरी में वो महाभूत जैसे चीज़ें खाने लगा तो सारे देवता डर गए और वो ब्रह्मा जी के पास गए कि भाई भगवान शिव ने ये क्या कर दिया, इसको वरदान दे दिया, ये पूरी सृष्टि खा जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा आप निश्चिंत रहिए, एक काम करिए, सभी लोग जाइए अपनी पूरी शक्ति से उसको गिरा दीजिए। ऐसा करते ही कहते ही ये सारे देवता उस महाभूत के पास गए, उसको अपनी शक्ति से क्या कर दिया, उन्होंने गिरा दिया। अब जब वो गिरा तो वो मुंह के बल गिरा। ओके, इतनी स्टोरी विश्वकर्मा प्रकाश में आपको मिल जाती है। और उसके बाद एक श्लोक है जो इस स्टोरी का पूरा रूप बदल सकता है, क्योंकि आज की तारीख में विश्व वास्तु से जुड़े कंसल्टेंट या मुझे छोड़कर पूरी दुनिया में सारे वास्तुशास्त्री ये समझते हैं कि वास्तु पुरुष जो घर में स्थापित होता है वो मुंह के बल लेटा हुआ, जबकि श्लोक कहता है कि मुंह के बल गिरा हुआ वास्तु पुरुष उठकर ब्रह्मा जी के पास गया। इसका मतलब क्या है कि वो वैसे स्थापित नहीं हुआ। ओके, ब्रह्मा जी के पास गया, ये मैं फर्स्ट टाइम, हाँ बिल्कुल, वो ब्रह्मा जी के पास गया और कहता है कि हे जगत नियंता, हे प्रजापिता ब्रह्मा, मेरा कोई अपराध ना होने के कारण भी ये सारे देवता मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने उनको वर दिया कि चिंता न कर, तुझे भूख लगी है, तेरी भूख मिटाने का काम हमारा, लेकिन तुझे भूमि पर स्थापित होना पड़ेगा। और स्थापित होते क्या होगा, जब भी कभी कोई घर बनेगा, कोई महल बनेगा, कोई प्रासाद बनेगा, कोई कुआं बनेगा, कभी नदी बनेगी, कोई तालाब बनेगा, या कोई दुर्ग या किला बनेगा, कोई शहर बनेगा, कोई गांव बनेगा, तो सबसे पहले तेरी पूजा होगी और तुझे भोग दिया जाएगा और तेरा सम्मान किया जाएगा। ऐसा जो नहीं करेगा वो खुद तेरा भक्षण बन जाएगा और उसको बहुत सारे संकटों का सामना करना पड़ेगा। ऐसा वरदान पाते ही वो वास्तु पुरुष गया और वो लेटा। इस बारे में अब ये कथा मूव करती है किसी और ग्रंथ में, तो मुहूर्त मार्तम ग्रंथ में इस कथा को कंटिन्यू करते हुए कहा गया है कि वो जो वास्तु पुरुष है वो जाकर अवांग मुख लेटा। अवांग मुख का मतलब ये होता है कि आसमान की तरफ मुंह करके, ना कि जमीन की तरफ। और वो लेटने के बाद कैसे लेटा, लंबा, नॉर्थ ईस्ट में सर, पैर साउथ वेस्ट में, और हम बैक था तो ऐसे तो सो नहीं सकता था, तो वो बाईं करवट पर सोया, ठीक है, गर्दन को गिराते हुए। और फिर सभी देवताओं ने उसको जकड़ के रखने के लिए उस पर विराजमान हो गए और वो सभी देवता विशेष दिशाओं में क्या हो गए, स्थापित हो गए उसके शरीर के ऊपर। और फिर उसके आगे उन देवताओं की रचना को देखकर आगे वास्तु पुरुष की वास्तुशास्त्र के सारे रूल्स बने। अच्छा, इसीलिए वो डायरेक्शन की वाइज गॉड, हाँ जी, बिकॉज वो सब वहाँ पे बैठे। जी जी बिल्कुल, मैं वही समझ नहीं पा रहा था व्हाई देयर इज अ स्पेसिफिक डायरेक्शन फॉर एवरी गॉड। सो वो गॉड उस तरह से वो वास्तु पुरुष के ऊपर बैठे, उसके कारण वो डायरेक्शन जी बिल्कुल भगवान लोगों की होगी। बिल्कुल, और यही कारण है कि हर डायरेक्शन का अपना एक एट्रीब्यूट बना बिकॉज ऑफ देवता। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है जो 99.99% वास्तुशास्त्री को भी पता नहीं। ओके, इंटरेस्टिंग। यूनिवर्सली कथाओं में जो वास्तु पुरुष स्थापित हुआ उसका सर नॉर्थ ईस्ट में था और पैर साउथ वेस्ट में। लेकिन
बृहत संहिता और सम्रांगण सूत्रधार में कहा गया है कि जब आप अपने लिए घर बनाते हो और उस घर के नींव की खुदाई करते हो, तब आप अपनी भूमि में एक नया वास्तु पुरुष स्थापित करते हो। तो विश्वकर्मा कहते हैं कि अगर आपको अपने घर में वैसा ही वास्तु पुरुष चाहिए जो नॉर्थ ईस्ट में जिसका सर है और साउथ वेस्ट में पैर और सभी देवता उसी तरह विराजमान है, अगर आपको ऐसी पोजीशन चाहिए तो आपको भाद्रपद मास में घर की नींव की खुदाई करनी पड़ेगी। ओके, सो आपका सिंपल कहने का ये मतलब है कि अगर मुझे वास्तु के अकॉर्डिंग घर बनाना है जी, तो सिर्फ वास्तु के अकॉर्डिंग घर बनाने से नहीं चलेगा, मुझे उसका टाइम भी डिसाइड करना पड़ेगा और वो सबसे करेक्ट टाइम भाद्रपद मास है। अब और एक कमाल की बात है, मैं इसलिए यूं ही नहीं कहता कि भारत के किसी भी घर पे वास्तुशास्त्र लागू नहीं होता। इसका रीजन ये है, भाद्रपद मास में क्या होता है जी, भाद्रपद मास में पितृपक्ष होता है। करेक्ट, सितंबर के आसपास। बिल्कुल, और पितृपक्ष में हमारे भारत में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। और भारत में जितने भी घर बने हुए हैं, किसी को भी नहीं पता कि कौन से मास में उनके घर की नींव की खुदाई हुई थी। ओके। विश्वकर्मा प्रकाश अध्याय 2 और विश्वकर्मा प्रकाश अध्याय 7, इन दोनों अध्याय में वास्तु पुरुष रोटेट करता है महीनों के हिसाब से, ऐसा वर्णन किया गया है। तो अगर आपको अपने घर में, अपने बनाए जाने वाले घर में अगर वास्तु पुरुष का सर नॉर्थ ईस्ट में चाहिए और आपको लगता है कि मेरा घर वास्तु के अनुसार बने और आगे दिए गए जो रूल्स है वो मुझ पे लागू हो, तो आपको भाद्रपद मास में ही वास्तु पुरुष की स्थापना करनी पड़ेगी। अगर वैसा नहीं करते तो आगे दिए गए सभी 18 ग्रंथ जो है उनमें जो नियम दिए हैं वो आप पर लागू नहीं होंगे। ओके सर, वी वर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन। अभी हमने कल भी बात की, आज भी बात की। मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछना है। आपने मुझे कल बताया था कि जो वास्तु है और ऋषि मुनियों ने राजाओं के लिए बनाया था। बिल्कुल। और 97% आई गेस जो वास्तु है वो राजाओं के लिए था और सिर्फ 3% आम आदमियों के लिए था। बिल्कुल। उसके बारे में आप बताएंगे? सबसे पहले ऋषि मुनियों की जो परंपरा रही है या उनकी ज्ञान की जो परंपरा रही है, आप ध्यान से देखिए। ऋषि मुनि, अगर आप कथाओं को पढ़ेंगे, इतिहास में जाके पढ़ेंगे, तो हर ऋषि किसी ना किसी राजा का कुलगुरु रहा है जी। क्यों? क्योंकि ऋषि अपने ज्ञान से राजा को प्रॉस्पर करने के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए, उसकी समृद्धि के लिए कार्य करता था जी। क्यों? क्योंकि सारी प्रजा राजा के अधीन थी। राजा सुखी तो प्रजा सुखी जी। तो सारा ज्ञान किनके लिए बनाया जाता था? राजा के लिए। अब राजा का महल, राजा की जरूरतें और राजा की पीढ़ी दर पीढ़ी जो गद्दी चलती है, राजगद्दी, उसमें, और आपने देखा होगा कि राजाओं का जो निवास होता था वो बहुत सारी पीढ़ियां एक ही घर में रहती थी, है ना, महलों में जी। बहुत सारी, आज भी है, बहुत सारी पीढ़ियां अपने महलों में रह रही है। आप उदयपुर जाओगे, आप राजस्थान जाओगे, दिख जाएगा। बिल्कुल। लेकिन इतने सालों से ये घर खड़े कैसे हैं? तो बिल्कुल, तो यहां पे मजे की बात ये है कि आज के राजा या उस समय के राजा एक साल मुंबई में और एक साल पुणे में नहीं रहते थे, घर बदल कर किले में रहते थे और उतने अपने महलों में रहते थे और पीढ़ियों तक रहते थे। 10 पीढ़ियां, 15 पीढ़ियां, 20 पीढ़ियां एक ही महल में जी। तो वास्तुशास्त्र के जो रूल्स बने हैं ना, तो उसका पहला जो अध्याय है, दूसरा जो अध्याय है, वो दोनों अध्याय उस घर की आयु के लिए, वो इतना घर सशक्त बने, निर्दोष बने कि पीढ़ियों तक वो बना रहे, उसके लिए रूल्स बताए गए हैं कि भूमि कैसे होनी चाहिए, भूमि में कोई दोष ना हो। क्यों? कि अगर मान के चलिए कुछ लक्षण दिए गए भूमि परीक्षण में, पहला अध्याय है, उसमें आकार क्या होना चाहिए और भूमि में कोई दोष नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि भूमि के नीचे अगर भूमि कमजोर है, ठीक है, भूमि नरम जगह है, भूमि के गर्भ में अगर कोई जियोपैथिक स्ट्रेस है, ठीक है, नैसर्गिक जो ये होती है, अगर वैसी कुछ चीजें हैं, तो वहां पर महल बनाना, इसका मतलब उस महल की आयु कम हो जाएगी। तो सालों साल टिकने वाला, 100 साल, 200 साल, 500 साल, इवन 1000 साल तक के घरों को बनाने के लिए, यानी टिकने के लिए कुछ रूल्स शास्त्र में बताए गए हैं। तो ये राजाओं के लिए इसलिए बना कि पीढ़ी दर पीढ़ी राजाओं के
जो वंशज है वो उस एक ही महल में रहे, लंबी आयु हो उस घर की, उसके लिए कुछ नियम बने हुए हैं। और राजा की देशकाल परिस्थिति, राजा की आवश्यकता और वहां पे उपलब्ध था, उसके अनुसार फिर वास्तु के नियम बने गए। उधर उसमें वास्तुशास्त्र राजाओं के लिए बना है, ये कब हमें पता चलता है? जब आपको विश्वकर्मा प्रकाश का अध्याय 2 आप पढ़ते हो जी, और उसमें 93 से लेकर 99 जो श्लोक है, हमारे जो व्यूअर्स है आज ही अपने घर में विश्वकर्मा प्रकाश लाकर खोल कर देखें, 2 अध्याय 93 से लेकर 99 श्लोक। तो 99 जो श्लोक है उसमें लिखा है, एक एंड में एक वर्ड आता है नृपाणाम भूतिमिच्छता, और 93 जो श्लोक है वो शुरू होता है ईशान्याम देवताग्रहम अग्न्याम पाकमुच्यते नैऋत्यांतु शस्त्रागारम वायव्य भंडार संस्थितम। यहाँ से शुरुआत होती है कि ईशान्य दिशा में मंदिर होना चाहिए, ठीक है, साउथ ईस्ट में किचन होना चाहिए, किसका? राजा का। क्योंकि एंड में क्या कहा गया है कि राजा अगर अपना हित चाहता है, राजा अगर वैभव चाहता है, राजा अगर समृद्ध होना चाहता है, तो मेरे बताए हुए नियमों के अनुसार अपने महल की रचना करे। इसका मतलब ये क्लियर कट है कि ये क्षत्रियों के लिए, और राजा कौन होते थे? क्षत्रिय। और क्षत्रिय के लिए ही ये नियम, लगभग 95% नियम जो है वो क्षत्रियों के लिए बने हुए हैं। इंटरेस्टिंग। सर अभी ये तो बहुत ज़रूरी था, बिकॉज बहुत से लोगों को लगता है कि हर नियम वास्तुशास्त्र का आम आदमियों को लागू होता है। ओके, ये एक अच्छी बात कही आपने कि आम आदमी पे कैसे लागू होता है। मैं आपको बता दूं कि भारत में है ना, पेट भरने के अनेक साधन होते हैं जी। तो कुछ लोगों ने क्या किया, विश्वकर्मा प्रकाश पूरे ग्रंथ के 2 अध्याय से कुछ श्लोक, यानी गिन के 6 श्लोक उठा लिए, और 7वें अध्याय से 16 श्लोक उठा लिए, ठीक है, और इनसे अपना एक वास्तु टेक्निक या वास्तु मेथड बना के उन रूल्स को यूनिवर्सल कर दिया जी। जबकि वास्तुशास्त्र के रूल्स यूनिवर्सल नहीं है, वो आम लोगों पर लागू नहीं होते। इंटरेस्टिंग। सर अभी मुझे बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आपसे पूछना है। जी। आपने विश्वकर्मा प्रकाश की बात की। हाँ जी। मतम की बात की। सर ऐसे कितने ग्रंथ हैं वास्तुशास्त्र के, और एक सक्सेसफुल वास्तुशास्त्र एक्सपर्ट बनने के लिए या फिर कंसल्टेंट बनने के लिए कितने साल का अध्ययन या फिर स्टडी लगती है? बिल्कुल, अगर आप मुझसे पूछेंगे एक विषय के अध्ययन के लिए, उसको अनुभव कर यानी उसको प्रैक्टिस करने के लिए और उसको अनुभव करने के लिए, तो लगभग आपको कम से कम 5 से 10 साल का समय लग जाता है। देना पड़ेगा। उसका रीज़न ये है, 18 लगभग 15 से ज़्यादा, यानी अगर गिनूं में तो 18 ग्रंथ है, ठीक है, 18। लेकिन इससे पहले वास्तुशास्त्री कौन बने, इस पर एक दंडक लगा हुआ है शास्त्र में। अच्छा, कौन बनना चाहिए? सम्रांगण सूत्रधार ग्रंथ के 36वें अध्याय में राजा भोज कहते हैं कि जिस स्थपति को, यानी जिस वास्तुशास्त्री को वास्तुशास्त्र पूरा नहीं पता, और अगर वो नगर में वास्तु की प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसको भर चौराहे पर लाकर फांसी पे लटका दो, उसको मृत्युदंड की शिक्षा देने के लिए कहा गया। इसका मतलब ये है, हाँ बिल्कुल। तो मैं भी पहली बार मैंने सुना तो देखा कि मृत्युदंड, इसका मतलब ये है कि इस शास्त्र की प्रतिष्ठा उस समय क्या रही होगी, कि इसका मतलब ये आम सीरियसली लिया जाता था। और फिर उस अध्याय में एक स्थपति का वर्णन किया गया है कि वो कैसा होना चाहिए। तो क्या कहा गया है उसमें कि वो, उसका आचरण कैसा होना चाहिए, उसके विचार कैसे होने चाहिए, उसमें कुशलता कितनी होनी चाहिए, और उसका खुद का ज्ञान कितना होना चाहिए, यानी अध्ययन कितना होना चाहिए जी। अगर ये सारे पैरामीटर्स पे वो है, अगर आता है, तो ही वो वास्तुशास्त्री बने। अन्यथा अधूरा ज्ञान लिया हुआ वास्तुशास्त्री आपको मृत्यु की खाई पे धकेलने के लिए ले जा रहा है, ऐसा क्लियर कट लिखा हुआ है। ओके, इंटरेस्टिंग। सर आजकल जो मैं देख पा रहा हूँ, जो ट्रेंड सोशल मीडिया पे चलता है कि आई सी वेरी यंग वास्तु कंसल्टेंट, ठीक है, और बहुत से लोगों का मैंने जो ये पढ़ा है, उनका क्वालिफिकेशन समवेयर दे डिड अ 3 months कोर्स, हाँ जी, 4 months कोर्स, दे आर प्रैक्टिसिंग फ्रॉम लास्ट 2-3 years। अच्छा। और यू नो दे आर इनटू सम प्रोफेशन जहाँ से उन्होंने शिफ्ट किया है इसमें, एंड बहुत क्विकली मुझे लगता है कि जैसा कि कंटेंट क्रिएटर एज अ रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर और नॉर्मल इन्फ्लुएंसर का एक ट्रेंड आया था, सो दे वेर जस्ट फॉलोइंग द ट्रेंड कि अभी वास्तु का ट्रेंड आया, मैं वास्तु में घुस जाता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, सो आपको क्या लगता है ये कितना सही है,
बिकॉज आपने जैसे कहा कि 5 से 10 साल का अध्ययन, स्टडी, प्रैक्टिकली उसका और एक्सपीरियंस करने के लिए एक्सपीरियंस करना चाहिए। तो ये तो सडन जस्ट ट्रेंड हो गया तो उसमें शिफ्ट हो गए, तो कितना सही रहेगा ये? मैं आपको बता देता हूँ, आपने तो 3 महीने 4 महीने बहुत ज्यादा समय बता दिया जी। आपको पता है वास्तु के कोर्स कितने दिन के चलते हैं और कैसे चलते हैं? हाँ सर, एक्चुअली मैंने फॉर द बेसिक अंडरस्टैंडिंग आई टुक अ कोर्स ऑफ 2 days। अच्छा, ओके, ठीक है। आपने ही बता दिया। हाँ जी। आप 4 महीने से सीधा 2 दिन पे आ गए जी। तो मैं आपको बता देता हूँ, बेसिक फाउंडेशन कोर्स के नाम पर 2 दिन का कोर्स चलता है जी। और एडवांस कोर्स के नाम पर 5 से 6 दिन का कोर्स चलता है, ठीक तो है। ये कितना और सही है सर? और मजे की बात ये, इसमें मूल वास्तुशास्त्र के ग्रंथों का उल्लेख नहीं होता है। जितने 99.99% जितने भी वास्तु कंसल्टेंट है वो मैनमेड थियरी को प्रैक्टिस करते हैं, जिसका शास्त्र से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। कुछ ब्रांड्स है दिल्ली बेस्ड जिन्होंने वास्तु फैला है, वास्तुशास्त्र नहीं। शास्त्र हटाकर अपने एक कल्पना पर आधारित एक मेथड को जन्म दिया और उसमें डर फैलाने के लिए कुछ एलिमेंट्स डाल दिए। सर मैं एक्चुअली इसी सवाल पे आ रहा था जो आपने कहा जी। सर ये वास्तुशास्त्र में एक फियर मॉन्गरिंग जो अभी हो रहा है, हाँ, और ये जो मिथ बहुत से आ रहे हैं सोशल मीडिया पे जी, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है सर? ये ओरिजिन एक्चुअल दिल्ली बेस्ड एक ब्रांड है जिसका नाम है महावास्तु, और उसके कर्ता जो है वो खुशदीप बंसल नाम के कोई व्यक्ति है। तो उन्होंने वास्तुशास्त्र को अपनी एक कल्पना और अजम्पशन के आधार पर इसको रचा है, जिसको वो महावास्तु टेक्निक कहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस टेक्निक में शास्त्र आधार नहीं है और जो है उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं, गलतियां हैं शास्त्रीय अनुसार। मैं बताऊंगा आपको कि क्या क्या गलतियां भी हुई हैं, क्योंकि नॉर्थ में ये जो तरीका है 5 स्टार होटल्स में कोर्सेज कराना और लोगों को 2 दिन में 4 दिन में वास्तु एक्सपर्ट, प्रोफेशनल और आचार्य बनाना। आचार्य सोचिए, इतने सालों से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैंने अपने नाम के आगे कभी कोई वास्तु एक्सपर्ट या आचार्य शब्द नहीं लगाया। आचार्य बनने के लिए कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर स्टडी करनी चाहिए? आप रोजाना एक रील्स में कुछ साधु देखते होंगे, संत देखते होंगे जो भगवान शिव की सेवा करते हैं 18 घंटे। वो एक जगह पर बैठकर श्रावण मास में भगवान शिव की सेवा करते हैं। ऐसे तपोबली लोग जिन्होंने 30-35 साल अपनी सेवा में दिए हैं, आध्यात्मिक सेवा में दिए हैं, वो 35 साल बाद अभी जाके आचार्य बने। इतना टाइम देना पड़ता है? बिल्कुल, इसी से तो पता चलता है। आज 20 साल के बच्चे, 25 साल के बच्चे 2 दिन का 4 दिन का कोर्स करके लिटरली आचार्य नाम, वास्तु आचार्य लगाकर घूमते हैं। और ये जो डॉक्टरेट की इनको डिग्रियां मिलती है और ये PhD करते हैं, ये कहाँ से करते हैं मुझे नहीं बिल्कुल पता, क्योंकि वास्तुशास्त्र या शास्त्र अध्ययन जो है वो गुरुकुल पद्धति से चलता है और गुरुकुल से आपको कोई ऐसी पदवी नहीं मिलती है, कोई ऐसी आपको टैग या बैच नहीं मिलता है कि जो आप अपने नाम के आगे डॉक्टरेट लगा के घूमें या वास्तु शास्त्री लगा के घूमें या वास्तु एक्सपर्ट लगा के घूमें या वास्तु आचार्य लगा के घूमें। सो सर, एक क्वालिफाइड वास्तुशास्त्र कंसल्टेंट वो होता है जिसे 5 से 10 साल का स्टडी और अध्ययन किया अध्ययन का बेस हो। वो छोड़िए प्रैक्टिस क्या किया है, अध्ययन का बेस्ड हो, सिर्फ अध्ययन का 5 से 10 साल। मैं आपको लक्षण बताऊं, अगर आपके घर में कोई वास्तुशास्त्री आता है और आपको पहचानना है कि ये वास्तुशास्त्री है या नहीं, उसको एक ही सवाल पहले पूछिए कि जो भूमि पर वास्तु पुरुष विराजमान है उसका मुंह कहाँ है। अगर वो कहता है कि वो मुंह के बल लेटा हुआ है तो समझिए उसका वास्तुशास्त्र से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। उसका रीजन पहली जो स्टोरी है जी, कि अगर उस स्टोरी से ही वास्तुशास्त्र के सारे नियम बने हैं और वास्तु पुरुष ब्रह्मा जी से वरदान पाने के बाद मुंह के बल नहीं अवांग मुख सोया है। क्यों कहा गया है कि जब वास्तु पूजा होगी तो तुझे भोग दिया जाएगा, और अगर भोग देना है तो मुंह कहाँ होना चाहिए, नीचे या ऊपर? ऊपर होना चाहिए, बिल्कुल। और जो 45 देवता उनके ऊपर विराजमान हो गए, वो 45 देवता कहाँ बैठे? तो कोई नाक पर बैठा, कोई आंखों पर बैठा, कोई मुंह के अंदर बैठा। अगर जमीन की तरफ मुंह है तो आंखों पर या मुंह के अंदर कौन सी देवता कैसे बैठ सकती है? तो ये जो है ना कॉमन सेंस, जो लोग है ना अपना विवेक तर्क करना कि भाई ये स्टोरी जो है, तो इसका आपको यही तो है कि ज्ञान बिखरा पड़ा है, आपको समेटना पड़ेगा, उसको एक
मोतियों की माला, सारे मोतियों को इकट्ठा करके उसको बिरोना पड़ेगा, एक माला बनानी पड़ेगी, तब जाके आपको पता चलेगा असल में ये है। लेकिन क्या हो जाता है, बहुत सारे वास्तु कंसल्टेंट हैं, अब थोड़े से हम जब सोशल मीडिया पे सत्य को फैलाने की कोशिश करते हैं या प्रचारित कर रहे हैं, तब जाके वो अपने घरों में विश्वकर्मा प्रकाश की बुक ला रहे हैं, महमतम की बुक ला रहे हैं, या सम्रांगण सूत्रधार की, कि भाई कोई अगर पूछे तो बताने के लिए कि हम पढ़ते हैं। लेकिन उनको देखिए, भारत में वास्तुशास्त्र के जितने भी ग्रंथ जिनके ट्रांसलेशंस हुए हैं, उन ट्रांसलेशंस में 40% ट्रांसलेशन गलत है। ऐसा क्यों? संस्कृत का कहते हैं ना कि जब आप किसी भी ग्रंथ को ट्रांसलेट करते हो ना, एक ट्रांसलेटर क्या करता है, वर्ड टू वर्ड करता है, वो आशय के साथ नहीं करता, वर्ड टू वर्ड करता है। इसकी वजह से गलतियां हो जाती है समझने में कि ये लिखा क्यों है ऐसा। ठीक है, और इसलिए बहुत सारी गलतियां हमने ढूंढ निकाली। अभी जो वास्तु कंसल्टेंट है भारत में, जितने भी वास्तु कंसल्टेंट है, मेरा चैलेंज है, मैंने वास्तुशास्त्र पर डिबेट के लिए पूरे भारत में चैलेंज दे रखा है खुला, कि आके डिबेट करिए। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से आप 2 दिन के 4 दिन के कोर्सेज करके वास्तु कंसल्टेंट और आचार्य बन रहे हो, सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है जी। तो जरा जाना जाए भाई, बिल्कुल, कितना अध्ययन आपका है, किन ग्रंथों को आपने पढ़ा है, और आप शास्त्र को भीतर से कितना जानते हैं और उसके आशय को कितना समझते हैं। ठीक है, तो कुछ श्लोक मैं जरूर बताऊंगा, कुछ चीजें बताऊंगा जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि आपके घर आने वाला वास्तुशास्त्री कितनी बड़ी गलती हो और कितने बड़े भ्रम में जी रहा है। उसे ही नहीं पता, उसे लग रहा है कि मैं वास्तु कंसल्टेंट हूं क्योंकि मैंने कहीं से किसी मैनमेड थियरी को सीखकर मैं वास्तु प्रैक्टिस कर रहा हूं। लेकिन उस मैनमेड थियरी में भी मूलतः कुछ त्रुटियां और कुछ गलतियां हैं। तो संस्कृत का बेस ना होने के कारण और संस्कृत को ठीक तरीके से ना समझने के कारण, और ऋषि मुनियों ने इन ग्रंथों को क्यों लिखा, उस श्लोक को किस आशय के साथ लिखा है, ये ना समझने के कारण गलतियां हुई है, जिसका खामियाजा पूरे भारत में सभी लोग भुगत रहे हैं। इंटरेस्टिंग। सो सर, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि जो सोशल मीडिया पे फियर मॉन्गरिंग और मिथ फैले हैं, हाँ जी, उसको क्लियर करने की। जी बिल्कुल। सबसे बड़ा, मुझे नहीं पता वेदर इट्स मिथ और रियलिटी, लेकिन अब तक मुझे ऐसा लगता था कि यही रियलिटी है। लेकिन सर, आई वांट टू क्लैरिफाई दिस बिकॉज हमारा कॉन्वर्सेशन इस पे हुआ और आपने, इट वाज एन आई ओपनिंग मोमेंट फॉर मी। तो मैं जो भी रियल एस्टेट डेवलपर, क्लाइंट्स, मेरे जो भी कलीग्स है रियल एस्टेट कंसल्टिंग में, इन सब के लिए ये स्पेसिफिक क्वेश्चन है। सो लिसन टू मी वेरी केयरफुली। सर, नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम, ये कैंसर या फिर ये पैसों का लॉस, फाइनेंशियल लॉस, हेल्थ प्रॉब्लम्स, हाँ, और ये सब चीजें लाता है, ये कितना सच है? सबसे पहले मैं ये बता देता हूं कि वास्तुशास्त्र में जो दोष बताए गए हैं वो आते कहाँ से हैं जी। तो विश्वकर्मा कहते हैं कि जब आप वास्तु का निर्माण करते हो ना, तो वो निर्माण कार्य के बीच में ही दोष आते हैं। एक बार बन गई वास्तु, तो जब आप उस स्पेस को यूटिलाइज करते हो तो यूटिलाइजेशन में कोई दोष नहीं निर्माण होता, वो निर्माण के समय दोष होता है। और अगर निर्माण के वक्त दोष हुआ है और महादोष भी हुआ है, तो स्वयं ब्रह्मा जी क्या कहते हैं पता है? विश्वकर्मा प्रकाश में उनका वचन है कि महादोष का निवारण करने के लिए वास्तु शांति माचरित, यानी वास्तु शांति कर लीजिए, दैट्स इट। कोई भी दोष हो वास्तु का, एक ही उपाय सरल, वास्तु शांति माचरित, यानी वास्तु शांति कर लीजिए। और आपको बता दूं, महाराष्ट्र में हम जब भी नया घर लेते हैं तो हर घर में प्रवेश के समय वास्तु शांति की जाती है। ठीक है, मैं आपको ये भी बता दूं कि इंसान के जीवन में आने वाली जो समस्याएं हैं, उसका वास्तु दोष से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। Is it? बिल्कुल, मैं आपको उदाहरण के साथ बता देता हूँ। अभी सबसे ज्यादा वही मिथ फैला है कि वास्तु के कारण लोगों के लाइफ में जो प्रॉब्लम हो रही है, उसमें मोर ऑफ द मेजर ऑफ द रीजन इज वास्तु। नहीं, तो ये कितना सही है सर? अगर ऐसा होता है तो हमारा पूरा दर्शन शास्त्र, हमारा सारा कर्म सिद्धांत धरा का धरा रह जाएगा, फेल, यानी उसका कोई मतलब ही नहीं है। हमारे जीवन में जो भी समस्याएं आती है वो हमारे ही पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर आती है। ठीक है, उसके अलावा बाहरी कोई भी तीसरी चीज आपके जीवन में समस्या नहीं ला सकती। ठीक है, पहले तो ये। दूसरी चीज, आपने कहा कि आज सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला हुआ है कि ईशान कोण की दिशा में टॉयलेट या किचन होने पर कैंसर होता है जी। बिल्कुल, फाइनेंशियल लॉसेस होंगे,
या मेंटल इंस्टेबिलिटी आएगी, क्लैरिटी नहीं होगी। ठीक है, मैं आपको आज आपके व्यूअर्स के लिए मैं वास्तुशास्त्र की ही ग्रंथ से आपको एक एविडेंस देना चाहता हूं, और ये एविडेंस आज के आपके पॉडकास्ट के जरिए आपके जितने व्यूअर्स हैं उनके मन से नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट के भ्रम को निकाल देगा, डर को निकाल देगा और अंधविश्वास को निकाल देगा। विश्वकर्मा प्रकाश ग्रंथ में क्षत्रिय की घर की रचना बताते हुए वर्णन किया गया है जी। लेकिन विश्वकर्मा प्रकाश ग्रंथ में कौन सी चीज कहा नहीं होनी चाहिए इस पर कोई बात नहीं की, कहा होनी चाहिए इस पर बात हुई है, और अगर कहीं और होती है तो उससे दोष उत्पन्न होता है इसकी भी बात नहीं हुई। तो नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होने का जो दोष है वो आया कहां से? और ये तो मैन मेड है जो हम सुनते हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन अब वास्तुशास्त्र के दूसरे ग्रंथ पे आते हैं, मैमतम। और मैमतम ग्रंथ के 29वें अध्याय में कहा गया है कि नॉर्थ ईस्ट में आप टॉयलेट बना सकते हैं। सच में? यस। इसको देखिए, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। ये सूर्य और ये जयद्रथ। आप मैमतम ग्रंथ लाइए, उसको खोलिए, ट्रांसलेशन लाइए, कोई दिक्कत नहीं, ट्रांसलेशन लाइए, उसको खोलिए, 29वां अध्याय निकालिए, 26वां अध्याय निकालिए, दोनों जगह पे आपको मिल जाएगा। 29वें अध्याय में श्लोक निकालिए 117वां, उसमें आपको दिख जाएगा। ठीक है, कि ईशान दिशा में, और मजे की बात और क्या, और क्या लिखा है पता है आपको, कि ईशान दिशा में आप ना केवल कुआं बनाइए, कुएं से पानी निकालने के लिए जो जल यंत्र लगता है वो भी आप वहां पे लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद और क्या रख सकते हैं वहां पर? हाथीशाला, यानी हाथियों को रखने की जगह। आपने सुना होगा ना, ईशान कोण में हेवी नहीं होना चाहिए, साउथ वेस्ट में हेवी होना चाहिए। हेड रहता है वास्तु पुरुष का, तो वहां पे ज्यादा हेवीनेस का आपने रखना चाहिए, मंदिर रखना चाहिए। शास्त्र कहते हैं हाथी को रखो। ओके, हाथी कितने किलो का होता है? बिल्कुल सर। ठीक है, दूसरी चीज, वहीं पर हाथी रखने के लिए कहा गया है। और आप कहते हैं ना कि ईशान दिशा जल तत्व की होती है, पानी की होती है, वहां पे अग्नि नहीं होनी चाहिए, यानी खाना बनाने की जगह नहीं होनी चाहिए। तो मानसार ग्रंथ के 36वें अध्याय में जाइए, और वहां पे लिखा है कि उत्तरे ईशान्य पर्जन्य सर्वेशाम पचनालयम, यानी उत्तर दिशा, ईशान दिशा और पूर्व दिशा, इन तीनों दिशाओं में सबके किचन होने चाहिए। इंटरेस्टिंग। ये गलतफहमियां कैसे फैलती है? जब आप स्क्रीन पर होते हो और जब कोई स्क्रीन पर कुछ बोल रहा है, तो आज भी हमें लगता है कि स्क्रीन पर आया हुआ इंसान कोई बड़ा होगा, वो सच में इतना फेमस है, इसका मतलब वो सच कह रहा होगा। लेकिन शंकराचार्य की वचन को ना भूले, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जो दिखाई देता है वो वैसा होता नहीं है। इसलिए आपको क्या करना है? आपको मूल ग्रंथों में जाना है। सच को जानने के लिए कहाँ जाना है? रूट तक जाना पड़ेगा, और ये हर एक की अपनी जिम्मेदारी है। क्यों? क्योंकि शहरों में घर खरीदना शौक नहीं होता, हमारी ज़रूरत होती है। जी सर, अभी मुझे यही सवाल आपसे पूछना है। ठीक है, आपने इतने सारे ग्रंथ, इतने सारे शास्त्र पढ़े हैं, कोई भी शास्त्र में नॉर्थ ईस्ट या फिर ईशान्य कोण में वॉशरूम नहीं बनाना चाहिए ऐसा लिखा है? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि बनाना चाहिए ऐसा लिखा है, बनाना नहीं चाहिए ऐसा कहीं नहीं लिखा। तो मेरे लिए बहुत बड़ा शॉकिंग एंड आई ओपनिंग, ये तो आपके लिए आई ओपनिंग है ही, लेकिन जितने भी व्यूअर्स हैं उनके तो ढक्कन खुली जाएंगे। नहीं, जो कंसल्टेंट है वो आज अभी इस वक्त इस पॉडकास्ट को देखते हुए तुरंत ग्रंथ खोल के बैठ जाएंगे, और अगर उनको दिख गया तो क्या वो उसकी जिम्मेदारी लेंगे जो उन्होंने गलतियां की है? ठीक है, तो ये जो दिल्ली बेस्ड जो ब्रांड है ना, जिनका नाम मैंने बताया खुशदीप बंसल, इन्होंने ये सारा डर फैलाया हुआ है कि ईशान दिशा में टॉयलेट होगा। और फिर उनके जो स्टूडेंट है, जो आचार्य बने हुए, उनमें से एक आचार्य काफी अभी फिलहाल फेमस है, जबकि वो अपने गुरु का नाम नहीं लेते, क्योंकि फिर वो गड़बड़ हो जाएगी। तो उनका नाम है महावास्तु आचार्य पंकित गोयल। उनके द्वारा ये बहुत ज्यादा फैलाया गया है कि ईशान कोण में टॉयलेट होगा। और वो दावा क्या करते हैं पता है? कि ईशान कोण के टॉयलेट को अगर आप निकाल दोगे तो कैंसर ठीक हो जाएगा, अगर आप वहां पे पट्टियां लगा दोगे तो कैंसर ठीक हो जाएगा, टेप वगैरह लगा दोगे तो कैंसर ठीक हो जाएगा।
इस अंधविश्वास की जो ये जो यात्रा चल रही है इन लोगों की, ये जो फैलाव है अंधविश्वास का, इसको कंट्रोल में लाने के लिए हमने कड़ा कदम उठाया है। हमने सबसे पहले ध्यान में रखिएगा कि शास्त्र में अनुमति दी गई है, तो इसका मतलब आप वास्तुशास्त्र का नाम लेकर ईशान कोण में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, ऐसा भ्रम, ऐसा डर और ऐसा अंधविश्वास नहीं फैला सकते जी। दूसरा, मैजिकल रेमेडी एक्ट के तहत यह कानूनन अपराध है कि कैंसर रोग के बारे में भ्रम, भय या अंधविश्वास फैलाया जाए। तीसरा, हमने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से कहा है कि क्या आप ये जो बातें फैलाई जा रही है कैंसर के बारे में, इस पर विश्वास रखते हैं? तो उन्होंने कहा कि हम ये अंधविश्वास है। तो हमने उनसे भी सहायता मांगी है कि और इन सभी यानी शास्त्र, कानून और विज्ञान, इन तीनों के आधार पर हम ये जो अंधविश्वास फैलाया जा रहा है, इसको रोकने के लिए हम मुंबई हाई कोर्ट में जा रहे हैं। अच्छा, जा रहे हैं कि आप ऑलरेडी आपने फाइल किया? जी बिल्कुल, मतलब फाइल कर दिया? हाँ, फाइल कर दिया। माय गॉड। अच्छा, व्यूअर्स अगर आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं, सो जो भी मिथ और रॉन्ग डूइंग्स या फिर फियर मॉन्गरिंग फैलाई जा रही है वास्तुशास्त्र के नाम पे, उसके अगेंस्ट सर इज गोइंग टू द हाई कोर्ट जस्ट टू जो भी ये अंधविश्वास है उसके अगेंस्ट ये लड़ रहे हैं। सो डेफिनेटली वॉट एवर ही इज सेइंग देयर इज 100% फैक्ट बिहाइंड इट, बिकॉज इतने शास्त्र का उन्होंने स्टडी किया है। लेकिन इसका एक कारण भी है। अगर आज हमने कदम नहीं उठाया तो हमारा जो सनातन धर्म है, हमारा हिंदू धर्म है, हमारी ऋषि मुनियों की जो परंपरा है, ऋषि मुनियों का जो ज्ञान है, जिसके आधार पर हमारा डंका बजता है पूरे दुनिया में कि ये भारतीय संस्कृति है, इसका विनाश होने में समय नहीं लगेगा। अगर हम अपने ही स्वार्थ के लिए, पैसे कमाने के लिए, हमारे ऋषि मुनियों के तपोबल पर निर्माण किए गए शास्त्रों पर, ज्ञान पर, अगर हम अपना कुछ उसको मैनिपुलेट करके, उसको थोड़ा सा उल्टा सीधा करके और हम अपने स्वार्थ के लिए उसका इस्तेमाल करेंगे तो विनाश यानी संस्कृति के विनाश का समय पास ही, ऐसा समझ लीजिए। लेकिन वो आने नहीं देंगे, क्योंकि इस संस्कृति की, इस सनातन की रक्षा के लिए आज भी हम जैसे लोग, बहुत सारे लोग हैं, मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं। ऐसे भी लोग हैं जिनके इन आचार्य, ये जो सो कॉल्ड वास्तु एक्सपर्ट्स हैं, जिन्होंने उनके घर में बहुत सारी तोड़फोड़ करवाई है, बहुत ढेरों पैसे लिए हैं, लाखों रुपए लिए हैं, और लेकिन उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं है, उल्टा नुकसान हुआ है। ऐसे बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं और वो इस याचिका में दाखिल होना चाहते हैं कि हमारे साथ भी बहुत बड़ा स्कैम हुआ है वास्तु के नाम पर। सर, ये तोड़फोड़ पे एक सवाल था। हाँ जी, ये सबसे पहले पूछना है। ओके, वास्तु दोष के नाम पे तोड़फोड़ करने का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या है और क्या ये मैसिव कॉस्ट जस्टिफाइड है, और कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा ये चीजों के लिए जो वास्तु के नाम पे तोड़फोड़ करा रहा है? पहले तो देखिए, वास्तुशास्त्र निर्माण कार्य बताता है, वास्तुशास्त्र करेक्शन नहीं बताता जी। ठीक है, ये जो मूल ग्रंथ है ये निर्माण कार्य को कैसे करना है शास्त्र के आधार पर ये बताते हैं। करेक्शन का कोई भी जिक्र यहाँ पर नहीं है। जाहिर सी बात है, जब शास्त्र के अनुसार ही निर्माण होगा तो करेक्शन करने की नौबत ही नहीं आएगी। और अगर करेक्शन करने की नौबत आ चुकी है कि कोई दोष हो गया है, तो स्वयं जगत नियंता जिन्होंने आपको और हमें बनाया, वो जगत पिता ब्रह्मा, वो कह रहे कि कुछ नहीं करना, बस वास्तु शांति कर लेनी है। तो लोग तोड़फोड़ क्यों कर रहे हैं, ये सवाल बढ़ा है। लेकिन डर जो ऐसी चीज है ना, जो इंसान को, देखिए प्राणों का डर सबको है, लेकिन मैं आपको बता दूं, जन्म और मृत्यु ये दोनों अंतिम बिंदु है और शुरुआत और अंत के शाश्वत बिंदु है, ये अटल सत्य है। हमें बीच का जो अंतर है ना, जिसको हम जीवन कहते हैं, उसको बेहतर जीना होता है, बेहतर करना होता है। ठीक है, तो डर में रहकर कि मेरा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, आप जितने सांसें अपने साथ लेकर आए हैं ना, उससे एक भी ज्यादा सांस आप इस धरती पर नहीं ले सकते जी। बिल्कुल, तो वो सांस आप जितनी लाए हो उतनी होगी, चाहे आप कहीं पर भी रहो। कोई भी वास्तु दोष आपकी उन सांसों को कम नहीं कर सकता जी। ठीक है, तो ये जो प्रचार किया जा रहा है, ये जो डर, जो फियर मॉन्गरिंग हो रही है, इससे हम
औरों का नहीं, हमारा ही नुकसान होने वाला है, और खासकर इस संस्कृति का, इस सनातन का नुकसान होने वाला है। तो ये जो आचार्य लोग हैं, ये जो वास्तु कंसल्टेंट है, जो वास्तु के नाम पर डर फैला रहे हैं, ये एक्चुअल सनातन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हमें लग रहा है कि ज्ञानी लोग आ गए हैं सोशल मीडिया पे, हमारे वास्तु के ज्ञान को फैला रहे। नहीं सर, मुझे लगता है जितना आप ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो सोशल मीडिया और एक सर्टन हर टॉपिक पे हर कोई ज्ञान दे रहा है, मुझे लगता है इट इज़ क्रिएटिंग मोर कंफ्यूजन एंड केओस रादर देन क्लैरिटी। क्योंकि उसका रीज़न ये है ना, देखिए क्या हो जाता है ना, ये सारा एल्गोरिदम का खेल है। ओके। जब लोगों को लगा कि नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट की बात करते ही व्यूवरशिप बढ़ रही है, ट्रेंड हो रहा है, करेक्ट, तो सबने वही बात पकड़ के, जितने वास्तु कंसल्टेंट थे ना, सभी ने अपनी बातों में वो चीजें डालनी शुरू जस्ट टू गेट द वायरलिटी। यस, बस अपने आप को दायरे से बाहर ले जाने के लिए, प्रसिद्ध करने के लिए, फेमस करने के लिए, ठीक है, मशहूर करने के लिए, पॉपुलैरिटी के लिए ये सारी चीजें की जा रही है, जिसका मूल शास्त्र से कोई लेना देना नहीं। और जो सुनने वाले हैं वो अपना हित नहीं, अपना अहित ही कर रहे हैं। सर, अभी आपने बात की जो भी सोशल मीडिया पे चल रहा है, तो सोशल मीडिया की ही इससे ये सवाल है, इसका ही एक्सटेंशन है। एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एक ब्रांडेड वास्तु कंसल्टेंट की गलत सलाह से प्रोजेक्ट में फाइनेंशियल लॉस होने पर लीगल लायबिलिटी किसकी बनती है? हमारे पास 100 से ज़्यादा लोग हमसे जुड़े हैं जिन्होंने वास्तु कंसल्टेंट को लाखों रुपए की फीस दी, और परिणाम के नाम पर, रिजल्ट के नाम पर कुछ नहीं है। अब रिजल्ट ना आने पर जब कोई क्लाइंट अपने पैसे मांगता है कि भाई आपने तो कहा था मेरा ये काम हो जाएगा, मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और जो कंसल्टेंट जो दावा करते हैं वो लिए हुए पैसे लौटाते नहीं है। लेने तक तो वो दावा करते हैं कि आपका काम हो जाएगा, लेकिन एक बार पैसे आ गए तो फिर वो क्लाइंट का फोन भी नहीं उठा, ब्लॉक्ड, सीधा नंबर ब्लॉक्ड, ठीक है। ये चल रहा है। ऐसे 100 लोग हमसे जुड़े हैं जो हमें इस याचिका में हमें बहुत बड़ा आधार देंगे कि उनके साथ क्या हुआ है, स्कैम किस तरीके से ये चलता है वास्तु के नाम पर, ठीक है। और लोग जो है ना, जो देखिए हमारे भारत के सभी लोग, जो सामान्य लोग हैं, वो बड़े निहायती यानी कहते हैं ना कि ईमानदार लोग हैं, बहुत ही प्रामाणिक लोगों से भरा हुआ है हमारा देश। लेकिन और बहुत ही शांत स्वभाव के लोग हैं, बहुत ज़्यादा लोगों से लड़ने झगड़ने वाले हैं नहीं, ठीक है, इन मामलों में, ठीक है। हो गया तो हो गया, नहीं तो फिर चुप बैठ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके इंसान पॉपुलर ही इतना होता है कि उसके खिलाफ बोलने के लिए मेरी आवाज़ सुनेगा कौन, ठीक है। तो हमेशा ऐसी दबी हुई आवाज़ें हैं ना, वो चाहता है कि उनकी ज़बान, उनके यातनाओं को कोई लोगों तक पहुंचाए कि भाई हमारे साथ ये हुआ है। तो जब मैंने ये लोगों के सामने मैंने ये बात रखी कि शास्त्र के खिलाफ बातें हो रही है और ये सनातन को यानी सनातन को खतरा है, ऐसा कहते ही फिर वो सारी आवाज़ें, दबी हुई आवाज़ें बाहर आई और उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं। हम चाहते हैं कि लोगों को ये समझाया जाए कि भाई ये जो वास्तु के नाम पर जो भी होता है उसकी वास्तविकता में कोई वैल्यू नहीं। मैं आपको बता दूं, ये जो मैंने कहा ना, जो वास्तु आज 90% से ज़्यादा लोग जो प्रैक्टिस करते हैं भारत में, वो दिल्ली बेस्ड ब्रांड से आया हुआ है। आपको बता दो, ये सारा जो मेथड है, ये वास्तु की टेक्निक है जो अभी फिलहाल मॉडर्न वास्तु के नाम से फेमस है। ये मॉडर्न वास्तु जिनके माध्यम से आया है, वो खुद 165 करोड़ के गबन में गवर्नमेंट के साथ खुद 1.5 साल जेल में रह के रहा है, जिनका नाम खुशदीप बंसल है। वो पिछले 1.25 साल से जेल में थे। अगर वास्तुशास्त्र उनके लिए काम करता तो वो उपाय करके बाहर नहीं आ जाते। और सबसे पहले वो अंदर गए कैसे? तो उनके ऊपर लगभग करोड़ों रुपए का, 150 से ज़्यादा करोड़ रुपए का कोई दावा लगा हुआ है, ठीक है, और वो बेल पर बाहर। ये छोड़िए, हमारे ही महाराष्ट्र में एक ब्रांड हुआ करता था, सरल वास्तु, चंद्रशेखर गुरुजी नाम के सीजी परिवार उनका था। कितनी बड़ी हस्ती बन गई थी वास्तु के क्षेत्र में, लेकिन उनका अंत बहुत ही दयनीय हुआ। कुछ सालों पहले उनकी मर्डर हुई, उन्हीं के एम्प्लॉयज़ ने उनको स्टैबिंग करके जान से मार दिया। तो क्या उनके खुद के घर में दोष था? तो ये जो बड़े बड़े वास्तुशास्त्री बड़ी बड़ी समस्याओं को, कैंसर जैसे रोगों को ठीक करने का दावा करते हैं, जेल केसेस में आपको यश दिलाने की बात करते हैं,
आपके सभी दुखों को वास्तु के माध्यम से नष्ट करने की बात करते हैं, वो अपने ऊपर आने वाले संकट को नहीं भाप सकते, आए हुए संकट को निराकरण नहीं कर सकते, अपने ही टेक्निक से अपने आप को बाहर नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो ये जो चीजें अपने आप को दोष मुक्त नहीं करा सकते, तो वो आपके हित में कैसे आ जाएंगे? तो ये जो सोचने वाली बातें हैं कि अगर इनके साथ ये सब हो रहा है, ठीक है, जो कहते हैं कि साउथ वेस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए जिससे संबंध बिगड़ जाते हैं जी। ठीक है, विश्व महिमतम ग्रंथ के 26वें अध्याय में जाइए, उसमें क्लियर कट लिखा है कि नैऋत्य कोण में आप टॉयलेट बनाइए। तो ये बातें आती कहां से है? और मैंने कहा कि जिस वास्तु के नियमों को हम एप्लीकेशन अपनाने जा रहे हैं, वो तो पूरा का पूरा आधार जो है वो वास्तु पुरुष के सर पर आधारित है कि अगर उसकी सर की दिशा नॉर्थ ईस्ट में है तो वास्तुशास्त्र के सारे नियम आप पर लागू होंगे, और वो लागू होने के लिए आपको भाद्रपद मास में अपने नींव की खुदाई करनी पड़ेगी। मुझे बताइए, फ्लैट्स में किन लोगों को पता है कि बिल्डर ने नींव की खुदाई कब करी थी और उनके दीवारें कब बनी थी? किसी को कुछ नहीं पता कि प्रवेश द्वार कब लगा था, सारे नियम बताए गए, सारे मुहूर्त लगाए। तो कहने की बात यह है, लेकिन बहुत ही चतुराई से वास्तुशास्त्र के दूसरे ग्रंथ, एक ग्रंथ से 6 श्लोक और उसी ग्रंथ के 7वें अध्याय से 16 श्लोक निकाल के एक वास्तु टेक्निक बना दी गई और उसको यूनिवर्सल बना के वास्तुशास्त्र के नाम पर बेचना शुरू कर दिया, जबकि ये पर्टिकुलर किसी इंसान के लिए बना हुआ शास्त्र है, ये सबके लिए नहीं। और सबके लिए जो नियम है वो ना के बराबर 3 से 4% श्लोक भी नहीं है कि जो बाकी लोगों के लिए, वैश्य, शूद्र और विप्रवर्णों के लिए है। वाह सर, अभी मुझे यही सवाल पूछना है, जब आप पूछ रहे हो कि ये सब आया कहाँ से सर, ये सब आया इंटरनेट और सोशल मीडिया से। जी बिल्कुल सर, आज के ज़माने में अगर मुझे किसी वास्तु कंसल्टेंट को ढूंढना है तो मैं उसको इंटरनेट पे ही ढूंढूंगा। हाँ बिल्कुल, सबसे आसान जरिया वही है। बिल्कुल सर। सो सर, एक सही वास्तु कंसल्टेंट कैसे चुने और उसे कहाँ ढूंढे, ये सबसे बड़ा सवाल मुझे भी है अभी। फिर मैं आपको बता दूं, भारत के 99.99% कंसल्टेंट्स का मूल शास्त्र से कोई लेना देना नहीं है, और आपको आज भारत में अगर आप ढूंढने जाओगे ना तो आपको नहीं मिलेंगे। उसका रीज़न ये है कि वो एक मैनमेड थियरी को, एक कल्पनाओं पर आधारित एक कपोल कल्पित टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, और उसमें भी काफ़ी खामियां हैं, बहुत कमियां हैं, और मूलतः शास्त्र के विरुद्ध वो प्रैक्टिस किया जा रहा है, जिसका आपके पहले तो आपके जीवन से कोई समस्याओं से कोई उसका संबंध नहीं है, तो फिर आप उसको अपने जीवन में ला क्यों रहे हो उस शास्त्र को, उस टेक्निक को, जब उसका संबंध ही नहीं है और वो मॉडर्न जो घर बनते हैं, बिल्डिंग्स बनती है, उस पर लागू ही नहीं होता उसके नियम, तो आप कर क्या रहे हो? लेकिन लोगों को, आम लोगों को नहीं पता ना। आज जिन ग्रंथों का मैंने नाम लिया है, आज जिन ग्रंथों की मैंने बात करी है, मैं चाहता हूं कि व्यूअर्स जो है वो किसी कंसल्टेंट को लाखों रुपए फीस देने से अच्छा कुछ 100 रुपए की, यानी 500-1000 रुपए की कोई ये सारी किताबें होंगी, उनको लाकर पढ़े। कम से कम आपको ये समझेगा कि अरे हाँ, ये सारे नियम तो पॉसिबल नहीं है आज की तारीख में जी। और अगर ये नियम है भी तो मुझे नहीं पता कि मेरे घर की नींव की खुदाई कब हुई थी, दीवारें कब बनी थी, तो ये तो मुझ पे लागू ही नहीं होता। और अगर लागू होता भी है, मान के चलिए कि सपने में कि लागू हो गया, तो अगर कोई दोष हो भी गया तो इसका आपको दूसरे तीसरे अध्याय में उसका ये भी मिल गया विश्वकर्मा प्रकाश में कि ब्रह्मा जी कह रहे कि वास्तु शांति कर लो, तो हो गया। तो और क्या करना है आपको? ना तोड़फोड़ की बात करी है, ना ही किसी चीज़ को हटाने की बात करी है, ना ही पट्टियाँ लगाने की बात करी है, ना आपको ज़मीन में कुछ गाड़ने की बात करी है, ना छत में कुछ चिपकाने की बात करी है, ना दीवारों में कुछ करने की बात करी है जी। ठीक है, तो ये हो क्या रहा है, ये किया क्या जा रहा है? तो ये किया जा रहा है केवल एक रेमेडीज़ की जो इंडस्ट्री बन चुकी है, उपायों की। लोग क्या हो गए ना, उपायों के आदी हो गए। ठीक है, जैसे फीवर आता है तो एक मेडिसिन ले ली ड्रॉवर से निकाल के, तो कि भाई कौन जाएगा डॉक्टर के पास, ले लेता हूँ, हो गया तो हो गया। तो वैसे जो है ना, अभी लोग वास्तु के बारे में हो रहा है अब। और मज़े की बात है, वास्तु की दिशाओं में या वास्तु सो कॉल्ड जो वास्तु अभी प्रैक्टिस हो रहा है, उनमें आपको कुछ रेमेडीज़ दी जाती है। आपने देखो कुछ सिंबल्स, कुछ आइडल्स या कुछ सिंबल्स आपके घर में प्रतिमाएं लगाई जाती है वास्तु के नाम पर जी। पता है,
दौड़ने वाले घोड़े, बिल्कुल, हाथी, बिल्कुल, है ना, फेंग शुई और वास्तु शास्त्र का मिक्सचर बताया, वो सारे, कुबेर की मूर्ति, बिल्कुल, ये सारी चीजें दिखाते हैं, उसके आजू बाजू सब गोल पड़ा है। ठीक है, आपको बताऊं, सम्रांगण सूत्रधार के अप्रोज्य प्रयोज्यम अध्याय में राजा भोज बताते हैं कि आपके घर में कौन सी मूर्तियां या प्रतिमाएं रखनी है और नहीं रखनी। वास्तु के नाम पे आज जितनी मूर्तियां, हाथी, घोड़े, ऊंट, कुबेर मूर्ति, हिरन, कबूतर का जोड़ा, लव बर्ड्स वगैरह, ये जितनी भी रेमेडीज दी जाती है ना, असल में उन्हीं को वास्तुशास्त्र के सम्रांगण सूत्रधार ग्रंथ में मना किया गया कि लगाना नहीं है। अगर आप लगाते हो इनके चित्र, इनकी प्रतिमाएं, तो आपके घर में आर्थिक नुकसान, आपको व्यसनाधीनता यानी आप लत लगती है आपको, और बीमारियां आती है, बहुत बड़े संकट आते हैं, और लोग वास्तु उपाय के नाम पे उसको अपने घर में लगा रहे हैं। यानी आप संकट को खुद ही, आ बैल मुझे मार, ऐसा चल रहा है। सो सर, अभी मैं वापस आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या होता है कभी भी जब वास्तु कंसल्टेंट इन्वॉल्व होता है घर के कंस्ट्रक्शन में, सबसे ज्यादा तकलीफ जिसे होती है वो दो लोग हैं, तीन लोग हैं स्पेसिफिकली, एक सिविल इंजीनियर, एक आर्किटेक्ट और एक इंटीरियर डिजाइनर। सर, ये तीन सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। और फिर ये परेशानी के कारण वो सोचने लगते हैं कि अरे यार, वास्तु इतना जरूरी है, वास्तु इतना इम्पोर्टेंट है, एक काम करता हूँ, मैं भी वास्तु सीख लेता हूँ, बिल्कुल, और मैं वास्तु का खुद का मैं जब इंटीरियर डिजाइन कर रहा हूँ तो मैं वास्तु भी उसमें खुद का, वास्तु प्रोफेशन में भी आ जाता है। मतलब वास्तु का भी प्रिंसिपल वो खुद ही अप्लाई कर देते हैं। ये कितना सही है सर, वेदर इट्स आर्किटेक्ट, सिविल इंजीनियर और इंटीरियर डिजाइनर, उसने वास्तु सीख के खुद ही कंसेप्ट अप्लाई करना कितना सही है। आपने एक इंसान और कम बताया। देखिए, सो कॉल्ड वास्तु जो चल रहा है उसमें 4 लोग पीसे जा रहे हैं। अच्छा। डेवलपर जी, ठीक है, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिजाइनर, और जो डरा हुआ है वो ग्राहक। करेक्ट, क्योंकि कंसल्टेंट ने उसको डराया हुआ है ना जी, कि ऐसा नहीं होगा तो ऐसा हो जाएगा, तो वो भी तो परेशान हो रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब यहाँ पे 4 लोगों की नौबत आ चुकी है परेशान होने की। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं डेवलपर की। देखिए, आज की तारीख में एक प्रोजेक्ट डेवलप करना, एक रेसिडेंशियल अपार्टमेंट या प्रोजेक्ट बनाना इतना आसान नहीं होता। एक लैंड को खरीदो, उसका टाइटल क्लियर करिए, पहले परमिशंस ले आइए दुनिया भर की, उसके बाद कंस्ट्रक्शन करिए, उसमें फाइनेंस लगाइए, उसके बाद वो कंप्लीट हो जाता है, OCCC तक का मामला है। ये सारी चीज़ें करने के बाद जब डेवलपर को अपने हक का प्रॉफिट कमाने की नौबत आती है, तो कोई ऐरा गहरा नत्थु खैरा वास्तुशास्त्री बनकर खड़ा हो जाता है और उसको कहता है कि तेरा पूरा प्रोजेक्ट वास्तु के अनुसार नहीं है, इसमें काफ़ी सारा वास्तु दोष है। सोचिए वो उस बिल्डर पे क्या बीतती होगी, उसका कोई दोष है? वो तो कहता है कि एक प्रोजेक्ट बनाया है, लोगों को घरों की ज़रूरत है, मैं घर बना रहा हूँ, एक जगह मिली है, जैसे भी मिली है, उसमें आर्किटेक्ट ने अपनी मेहनत करी है। आर्किटेक्ट, आप मुझे बताइए, डेवलपर को डेवलपर बनने के लिए क्या पढ़ाई करनी पड़ती है? सिविल इंजीनियर या फिर कितने साल का होता है? 4 साल का सिविल इंजीनियरिंग। 4 साल। एक आर्किटेक्ट को आर्किटेक्ट बनने के लिए 5 साल लगता है। 5 साल का। आपको पता है ना, आर्किटेक्ट प्रोजेक्ट बनाते रहते हैं, सालों साल वो रात भर जाग कर बनाते हैं। मैंने देखी ये लाइफ आर्किटेक्ट्स की, ठीक है। और एक इंटीरियर डिजाइनर को सर 3 इयर्स का वैसे डिग्री है, लेकिन 1 ईयर के भी कोर्सेस है, बट अगर इफ फुल फ्लेज PG प्लस UG कोई करता है तो 3 to 5 इयर्स का स्पैन उसका भी जाता है। बिल्कुल। एक डेवलपर जो आपको घर प्रोवाइड कराता है, एक आर्किटेक्ट जो उसकी रचना करता है। आर्किटेक्ट क्या होता है? उसको स्पेस मैनेजमेंट करना है और कुछ नहीं। बिल्कुल, जिसको जो जितनी जगह मिली है उसमें उस प्रोजेक्ट को बिठाना है। और एक इंटीरियर डिजाइनर जो क्रिएटिविटी की खान है। इवन आर्किटेक्ट भी सर। हाँ बिल्कुल, जो एक मरे हुए स्पेस को एक बेजान से स्पेस में जान भर देते, अपनी कला से, अपनी क्रिएटिविटी से, अपनी थॉट प्रोसेस से, उसकी रंग संगति से, उसकी साज सजावट से। और आप पहचान भी नहीं पाते कभी कभी उस स्पेस को, जब आप रॉ देखते हो और बाद में जब इंटीरियर होता है उसका, इतना सुंदर घर बनाते अपनी क्रिएटिविटी से। और इन तीनों को आके एक इंसान जिसका, और एक वास्तु कंसल्टेंट बनने के लिए कितना समय लगता है? आपने भी तो 2 दिन में किया था। बट मैं कंसल्टेंट खुद को नहीं मानता, मैं तो जस्ट फॉर द बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि
बीइंग इनटू रियल एस्टेट कंसल्टिंग, कोई अगर मुझे एक बेसिक क्वेश्चन पूछता है वास्तु रिलेटेड, तो मैं उसका आंसर दे सकूं, बट आई नेवर कंसीडर। आज के बाद तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, जो भी है भाई स्वाहा कर दिया। कभी बोला भी नहीं मैं कंसल्टेंट हूं वास्तु का। तो कहने की बात ये है कि एक वास्तु कंसल्टेंट बन रहा है 2 दिन में, 4 दिनों में जी, ठीक है, और वो आके उन लोगों को पढ़ा रहा है जिन्होंने मेहनत करी है, जिन्होंने सालों साल अपने कोर्सेज कंप्लीट करे हैं, अपनी पढ़ाई की है, और एक डेवलपर जितने इतना प्रेशर सहकर, इतना सारा टेंशन सहकर, इतने दबाव के अंदर वो सारी और खुद के पैसा लगाकर एक प्रोजेक्ट खड़ा किया है, उसको आकर वो सिखाने लगता है कि तेरा प्रोजेक्ट वास्तु के अनुसार नहीं है, जबकि उसे खुद को वास्तुशास्त्र नहीं पता। आज की हमारी संवाद से, हमारे जो चर्चा हुई है इस पॉडकास्ट के जरिए, आपको लगता है कि जो वास्तु कंसल्टेंट आज आपको सुनाई देते हैं, दिखाई देते हैं, उनका इन सब चीजों से कोई संबंध है? नहीं सर, आज बिल्कुल भी। आज पूरा इंटरनेट छान मारी है, बहुत बड़ा मिथ बस्ट हुआ है, मेरे लिए आई ओपनिंग था ये पॉडकास्ट। तो सोचिए उन लोगों पर क्या बीती होगी। एक इंटीरियर डिजाइनर, मैंने कहा कि उसकी कितनी क्रिएटिविटी होती है, लेकिन जब एक वास्तु कंसल्टेंट आता है, वो कहता है कि भाई वास्तुशास्त्र, वास्तु होता है, 16 दिशाएं होती हैं, उसमें 5 एलिमेंट होते हैं, 5 तत्व होते हैं, और 5 तत्वों के 5 रंग है, पीला, हरा, नीला, लाल और सफेद। भाई इन 5 रंगों के बाहर नहीं जाना, ठीक है, वो भी इस दिशा में नहीं होना चाहिए, उस दिशा में होना चाहिए, उस दिशा में नहीं होना चाहिए, इस दिशा में होना चाहिए, ठीक है। अब सोचिए उसकी यानी जो खुद क्रिएटिविटी का यानी खुद खजाना है, वो एक ऐसे इंसान की बात सुन रहा है जिसका क्रिएटिविटी से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं, केवल एक विषय को, टॉपिक को लेकर वो आया है, और वो सिखा रहा है कि भाई तो आपको कहाँ कौन सा रंग लगाना है, और ये लगाने भी लगते हैं क्योंकि मजबूर है, क्योंकि क्लाइंट का दबाव है कि भाई वास्तु के अनुसार है, भाई आप अपनी मत चलाओ, जो कह रहे हैं वो उतना कर ली। अब सोचिए ऐसा घर कैसा बनता होगा जब कोई वास्तु कंसल्टेंट बन रहा, तो बड़ा अजीब लगता है। मैंने देखे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, लाल, हरे, पीले, नीले, सब देख चुका हूं मैं, प्रयोगशाला सा लगता है जी, ठीक है, क्रिएटिव नहीं लगता, नहीं कुछ नहीं, बिल्कुल बहुत ही अजीब दिखता है, बिल्कुल। लेकिन ये लगातार जो दबाव आता है क्लाइंट की ओर से वास्तुशास्त्री, तो इंटीरियर डिजाइनर सोचता है कि अगर इतना इंपॉर्टेंट है और क्लाइंट को एक अलग से वास्तु कंसल्टेंट हायर करना पड़ता है, तो क्यों ना मैं ही बन जाऊं जी। अब पहले तो वास्तु कंसल्टेंट की वजह से एक बाउंड्री आ गई थी उसके काम में, अब ये खुद चला गया वास्तुशास्त्र में, और इसको वहां जाने के बाद पता चलता है कि अरे ये तो लोगों के जीवन से खिलवाड़ वाला मामला है, अगर मैं कोई गलती कर दूं, कुछ कर दूं और किसी के साथ कुछ हो गया तो। अब उसने क्या कर लिया, अपनी क्रिएटिविटी को लगा दिया ताला, वो सेफ्टी की तरफ चला गया, वो सारे दरवाजे बंद हो गए, और अब वो सोचने लगा है कि अब वो द्विधा मनस्थिति में, ना घर का, ना घाट का, ना इंटीरियर डिजाइनर रहा, ना पूरा वास्तुशास्त्री बन पाया। अब ये इस कॉन्फ्लिक्ट में बीच में ही खड़ा है वो, और पूरा करियर बर्बाद। और ऐसे बहुत सारे लोगों ने अपना करियर खराब कर लिया है। जितने भी क्रिएटिव दिमाग के लोग हैं जो इंटीरियर डिजाइनर, मैं इस पॉडकास्ट के जरिए बताना चाहूँगा कि आप बिल्कुल भी इन वास्तु और वास्तु के जो चक्कर है सारा, उसमें ना फंसे, अपनी क्रिएटिविटी को बरकरार रखिए। आने वाले 2 साल में मेरा संकल्प है, और मैं बड़े विश्वास के साथ और बिल्कुल अधिकारवाणी से कह रहा हूँ कि आने वाले 2 से 3 सालों में ये जो वास्तु के नाम पर जो भी मिथ्या चल रहा है, इस पूरे भारत से उखाड़ फेंकेंगे, और इस देश की जनता को ऐसे फरेबियों से, ऐसे फ्रॉड से, ऐसे स्कैमर से हम बचाने का संकल्प ले चुके हैं। मोर पावर टू यू सर, ऑल द वेरी बेस्ट, एंड डेफिनेटली मेरे बेस्ट विशेस आपके साथ है कि ये सब मिथ से हमारा देश बाहर निकले, ये फियर मॉन्गरिंग, ये सब चीज़ें जो भी गलत फैलाई जा रही है पैसे कमाने के नाम पे, ये ना हो। आपको बता दो, अगर एक इकोनॉमिकली बात करूं मैं जी, तो सिर्फ मुंबई में डेटा निकालिए, मुंबई में 90,000 फ्लैट्स बनकर रेडी है, लेकिन बिना बिके हुए पड़े हुए। एब्सोल्युटली, आई वाज कमिंग टू दैट ओनली सर, जो हमारा कल इस पे ही बात हुआ था जी सर। 10 आउट ऑफ 4 क्लाइंट्स आज मुझे वास्तु के बारे में बात करते हैं, बिल्कुल ठीक है। मैं 4 से 5 ही क्लाइंट कहूँगा, तभी भी आपने जो हमारा कल डेटा पे डिस्कशन हुआ, मैं 3 ही क्लाइंट पकड़ता हूँ, मतलब 30% क्लाइंट का बेस पकड़ता हूँ जो लोग वास्तु देखते हैं जी, ठीक है सर। फॉर एग्जाम्पल वो 3 लोग अगर मैं पकड़ रहा हूँ, 30% का एक एवरेज है। मैं अगर हम जिस लोकेशन पे आज ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, यहाँ पे ही एक एवरेज जो टिकट साइज है वो 2.5 करोड़ रुपए है 3 BHK फ्लैट की। ओके,
ठीक है। ओके। 3 BHK फ्लैट की 2.5 करोड़ है, और अगर वास्तु बिगड़ता है या फिर अगर बिल्डर सब चीज वास्तु के हिसाब से बनाएगा तो एक तो एस्थेटिक्स खराब हो गए, जो डिजाइन है वो खराब होगी, या फिर वो ज्यादा से ज्यादा स्पेस यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएगा, तो वो पूरा वास्तु तो वैसे भी लगा नहीं सकता है। बट जितना उनसे होता है वो पॉसिबल वास्तु लगाते हैं, आर्किटेक्ट मेक इट जहाँ पे उनको ज्यादा इफिशियंसी मिले उनके प्रॉपर्टी पे। और प्रशासन के भी कुछ नियम होंगे ना? बिल्कुल सर, एक कंस्ट्रक्शन में। बिल्कुल। हाँ सर, सभी रूल्स एंड रेगुलेशन को मद्देनजर रखते हुए साथ ही में वो मैक्सिमम इफिशियंसी उनके अपार्टमेंट में आए और मैक्सिमम उसमें वो भी प्रॉफिट ले सके, वैसा अपार्टमेंट अगर बनाया जाए तो सर हर जगह तो वास्तु प्रिंसिपल लागू नहीं होंगे। मैं बोलता हूँ 30 to 40% लोग वास्तु को फॉलो कर रहे हैं। अगर वो एक ही प्रोजेक्ट में, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेता हूँ कि 1000 यूनिट्स का प्रोजेक्ट है, पूरे 3 BHK उसमें बन रहे हैं, और आर्किटेक्ट और बिल्डर अपनी इफिशिएंसी के हिसाब से उसे बना रहे हैं, डेफिनेटली इट्स नॉट पॉसिबल कि 100% वास्तु अप्लाई हो। उसमें भी ये 3 से 4 लोग, मतलब 30 to 40% जनता के हिसाब से अगर उनको फ्लैट नहीं मिला तो डेफिनेटली वो फ्लैट खरीदेंगे नहीं। यानी ऑलमोस्ट 30 to 40% ऑफ द इन्वेंट्री खाली रहेगी। अगर मैं एवरेज पकड़ू कि 2.5 करोड़ का भी फ्लैट है और 30% इन्वेंट्री खाली है, मतलब ऑलमोस्ट 300 लोगों ने लिया नहीं वो, बिल्कुल, यानी एक 750 करोड़ के इन्वेंट्री का उसको कितना रिस्क की, उसके लिए कितना तो भी वेट करना पड़ेगा। ये तो बहुत छोटा आंकड़ा आपने बताया। मैं अगर इसको सही तरीके से समझाऊं जी, तो सबसे पहले आप ध्यान में रखिए, मुंबई के एक जाने माने बिल्डर है, डेवलपर्स है, उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को एक मुलाकात दी थी अपनी जी, और उसमें उन्होंने बताया कि 65% क्लाइंट हमारे पास वास्तु कंप्लाइंट घर मांगते हैं। कितने? 65%। 65% लोग मांगते हैं कि हमारा घर वास्तु के अनुसार हो। अच्छा, दिस इज द एक्चुअल डेटा। 65%। और इसको वेरीफाई किया जा सकता है, लोग सर्च कर सकते हैं इसको। 60+ मैं बोल देता हूँ। बिल्कुल। 60+। अब उन्होंने फिर डेटा कहता है कि 90,000 फ्लैट्स बिना बिके पड़े हुए। हम सभी वास्तु के कारण नहीं बिके हैं ऐसा नहीं कहेंगे, हम उसमें से उठा लेते हैं सिर्फ 30% जी, 90 में से 30%। ठीक है। अगर 3,000 यानी 30,000 फ्लैट्स भी वास्तु के अराउंड फिगर 30,000 फ्लैट्स अगर वास्तु नियमों की वजह से बिके नहीं है, और मुंबई जैसे शहर में, सिर्फ मुंबई की बात कर रहा हूं मैं, 90,000 की फ्लैट्स की, मुंबई में एक अमूमन एक एवरेज फ्लैट की 2-2.5 करोड़ मान लीजिए, तो सोचिए 60,000 करोड़ की इन्वेंट्री अनसोल्ड है बिकॉज ऑफ दिस वास्तु शास्त्र थिंग। अजम्पशन पर आधारित टेक्निक की वजह से, वास्तु शास्त्र का नाम मत लीजिए। अच्छा, मुझे गुस्सा आ जाएगा। शास्त्र की वजह से नहीं जी, जो मॉडर्न वास्तु के नाम पे वास्तु जो चल रहा है उसके नाम पर 60,000 करोड़ का घाटा देश को हो रहा है, और 4 लोग अफेक्टेड है इससे। किसको बचाने के लिए, किसको पालने के लिए, किसका पेट चलाने के लिए? एक अशास्त्रीय इंसान के पेट पालने के लिए, जिसको सो कॉल्ड वास्तु कंसल्टेंट या आचार्य बोला जाता है। बिल्कुल सही। सोचिए, जिसका खुद का क्वालिफिकेशन पता नहीं, वो वास्तुशास्त्री किस आधार पर बना, उसका ज्ञान क्या है जी, नहीं पता। हम भी वास्तुशास्त्र सिखाते हैं, लेकिन हम हर 6 महीने बाद, हर साल बाद हम अपने ही स्टूडेंट्स की एग्जाम्स लेते हैं। क्यों लेते हैं? कि वो अपडेटेड है या नहीं, वो प्रैक्टिस कर रहा है या नहीं, वो विषय की गहराई में आया हुआ है या समझ पा रहा है या नहीं। ये सारी चीज़ें करके फिर हम उसको प्रैक्टिस की परमिशन देते हैं, क्या प्रैक्टिस करिए, वरना नहीं। क्यों? क्योंकि जिस प्रक्रिया से मैं खुद गुजरा हूँ, उसी प्रक्रिया से मैं अपने विद्यार्थियों को, अपने स्टूडेंट्स को गुजारता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर वो समाज में जाएंगे तो समाज के लिए अगर कुछ करना है, अच्छा लोगों के लिए कुछ अच्छा देना है, यानी निर्माण कार्य की बात कर रहा हूँ मैं। ये आप कहोगे कि क्या आप भी वास्तु सॉल्यूशंस करते हैं? तो नहीं, हम जो वास्तु के अनुसार घर बनाने होते हैं वो वास्तु के अनुसार कैसे बनाया जाए, इस पर हम मार्गदर्शन करते हैं, और बिल्कुल शास्त्र शुद्ध पद्धति से। उसमें कोई भी रेमेडीज, कोई खुदाई, कोई उसमें कुछ गढ़वाना, क्रिस्टल्स गढ़वाना, पिरामिड्स गढ़वाना, मेटल्स गढ़वाना, जेमस्टोन्स गढ़वाना, ये सब सारी नौटंकी शास्त्र में कहीं नहीं लिखी। उल्टा शास्त्र ने इससे बचने के लिए कहा है। तो इसके अलावा जो शास्त्र शुद्ध तरीका है प्रोजेक्ट्स को बनाना, कैसे प्रोजेक्ट्स को डिज़ाइन किया जा सकता है बिना आर्किटेक्ट को सताए,
बिना डेवलपर के चेहरे पे 12 बजाए हम कैसे आसानी से शास्त्र का ही आधार लेके कैसे गाइड किया जा सकता है, इसका प्रशिक्षण देते हैं। तो कहने की बात यह है, क्योंकि आज हमें ऑथेंटिक वास्तु एक्सपर्ट्स को समाज में उतारने की ज़रूरत है। जिस प्रकार से ये सब चल रहा है ना, तो सबसे पहले क्या है कि जो चल रहा है उसको कहीं ना कहीं उस पर एक लगाम लगाना बेहद ज़रूरी है, कानूनी लगाम। ठीक है, क्योंकि हर कोई मोबाइल उठा के या हर कोई भी वीडियो बनाने वाला इंसान जो यानी क्या कहते हैं, स्वयं घोषित जो वास्तु कंसल्टेंट है या वास्तु एक्सपर्ट है या आचार्य है, तो उनको ये समझ में आए कि अब जो ज़बान खोलनी है, कुछ बोलना है इस विषय के बारे में, तो थोड़ा सा अध्ययन करके। ये किसी के साथ हमारा वैर नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि भाई आप अगर वास्तु शास्त्र के विषय को प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हो, जो आप नहीं कर रहे हो लेकिन कर रहे हो, और आपसे गलतियां हो रही है, लोगों का नुकसान हो रहा है, और आप जगत में भ्रम, भय और अंधविश्वास को फैला रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप इस डर के कारण कम से कम असली शास्त्र जो है उसको तो पढ़ना शुरू करो जी। और होगा ये कि जब लोगों को पता चलेगा कि भाई ये कानूनन अपराध है, जब लोगों को पता चलेगा कि सारा भारत जाग चुका है, इस पॉडकास्ट के माध्यम से लोग प्रश्न पूछने लगे हैं कि भाई वास्तु पुरुष कहाँ है जी, तब पता चलेगा कि नहीं भाई मूल शास्त्र में लौटना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। और ऐसे जितने भी जो खुद को सेल्फ रियलाइजेशन जिनको होता है कि नहीं हमें सीखना है, तो हम उनके खुले दिल से स्वागत करेंगे कि आइए और सीखिए। और वो प्रशिक्षण जो है वो हमारे यहाँ पर एब्सोल्यूट फ्री है, बिना 1 रुपया दिए। आज सैकड़ों लोगों को हम पिछले 4 महीनों से, यानी लोग 2 दिन के 4 दिन के कोर्स होते हैं, मैं पिछले 4-5 महीनों से सैकड़ों लोगों को ऑनलाइन फ्री वास्तु क्लासेस दे रहा हूँ। अब ये बैच पूरी होगी और फिर नई बैच शुरू होगी। तो मैं चाहता हूँ कि पूरा इंडिया फ्री में सीखे, शास्त्र को सीखे और समझ जाए कि शास्त्र हम पर लागू होता भी है या नहीं, और अगर होता है तो किस तरीके से होता है, इसकी रचना किसकी वजह से, किसके लिए हुई है। तो ये सारी चीज़ें जब समझ में आएगी, मैं चाहता हूँ कि जनता होशियार हो जाए जी। ठीक है सर, आपका जो भी ये फ्री वास्तु कोर्स है उसके बारे में आप हमें लिंक दे दीजिए। बिल्कुल। सो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो जो भी ये कोर्स करना चाहते हैं सर का, वो कर सकते हैं जी। जी सर। सो सर, नाउ आई एम अगेन कमिंग बैक टू द मिथ वर्सेस रियलिटी क्वेश्चन। हाँ जी, बिल्कुल, आइए सर। अभी ये भी बहुत बड़ा सवाल है, जैसा नॉर्थ ईस्ट वाला था, ये भी बहुत ज़रूरी सवाल है। स्पेसिफिकली नॉर्थ में जो लोग रहते हैं, महाराष्ट्र में जो लोग रहते हैं, ये सबसे ज़्यादा फॉलो करते हैं। सर, साउथ फेसिंग के डोर को बहुत अनऑस्पिशियस माना जाता है। भाई अगर हम साउथ में चले जाए तो वहाँ पे साउथ को बहुत ही साउथ फेसिंग डोर को बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है, शुभ माना जाता है जी। शुभ माना जाता है। तो सर क्या सही है? ओके, साउथ फेसिंग डोर सही है या नहीं है? हाँ। कितना लोगों का ये विश्वास है, ये जो विश्वास है ये अंधविश्वास है कि ये सच में करेक्ट है? ठीक है, सबसे पहले शास्त्र क्या कहता है इस बारे में जानते हैं जी। विश्वकर्मा प्रकाश अध्याय 7वां प्रवेश द्वार लक्षणम, ये जो अध्याय है द्वार लक्षणम, इसमें आपके घर का द्वार शुभ है या अशुभ है इसको जानने के 15 तरीके बताए और उसको स्थापित करने के 15 विशेष पद्धतियां हैं जी। ठीक है, और वास्तुशास्त्र में जो शुभ अशुभ प्रवेश द्वार के जो लक्षण बताए गए हैं, सबसे पहले तो ये ध्यान में रखिए वो लिखा किसके लिए है? क्षत्रिय राजा के लिए। तो वो जो एंट्रेंस इफेक्ट है वो राजा के लिए किस तरीके से अनुकूल और प्रतिकूल हो सकते हैं, उसकी वजह से पूरे 32 देवता जो है, 32 देवताओं के प्रवेश द्वार के लक्षण बताए गए। ठीक है, ओके। क्या ये आम लोगों पर लागू होते हैं? तो नहीं, क्योंकि सबसे पहले स्टोरी पहली क्या थी कि वास्तु पुरुष कहाँ है, कैसा है, उसके अकॉर्डिंग सारे देवता घूम जाएंगे जी। तो शास्त्र में जो देवता बताए गए हैं और प्रवेश द्वार के लक्षण बताए गए हैं शुभ अशुभ के लिए, वो नॉर्थ ईस्ट के वास्तु पुरुष के हिसाब से, यानी जिसका सर नॉर्थ ईस्ट में है और साउथ वेस्ट में पैर है। लेकिन अगर आप कहोगे कि आपका वास्तु पुरुष साउथ ईस्ट में सर करके सोया है, अश्विन या कार्तिक मास में आपका अगर घर बना है, नींव की खुदाई हुई है, तो आपका वास्तु पुरुष लगभग साउथ ईस्ट तक उसका सर आ जाता है। तो वास्तु पुरुष के शरीर पर बैठे हुए देवता भी रोटेट कर जाएंगे एनर्जी फील्ड्स, तो एंट्रेंस इफेक्ट भी शिफ्ट हो जाएंगे जी। तो सबसे पहले ये समझना है कि वास्तुशास्त्र में दिए गए एंट्रेंस इफेक्ट आप पर लागू नहीं होते, सब पर लागू नहीं होते, वो यूनिवर्सल नहीं है। दूसरी चीज,
साउथ की बात कर रहे हो तो मैं आपको बता देता हूं, पूर्व का दरवाजा हो, पश्चिम का दरवाजा हो, उत्तर का दरवाजा हो या दक्षिण का दरवाजा हो, या जितने भी दिशाओं में शास्त्र में बताया गया है, ऐसा पर्टिकुलर किसी दिशा का वर्णन नहीं है कि ये दरवाजा जो है ये साउथ का दरवाजा जो है ना, वो क्यों खराब माना जाता है पता है? मूल वास्तुशास्त्र में दक्षिण दिशा में कौन से देवता को माना जाता है? यम। ठीक है, और उसका जो प्रवेश द्वार लिखा गया है वो लिखा गया है यमाशे पुत्र नाशा, कि यम पद का अगर दरवाजा हो तो पुत्र का नाश होता है। ठीक है, और हर इंसान को अपनी संतान प्यारी होती है, खास करके पुत्र संतान, क्योंकि वो वंश को आगे बढ़ाएगा, ये करेगा, वो जो भी है बातें जो संस्कारों से, समाज की रीति रिवाजों से आई हुई है, हम उसको समर्थन नहीं करते। लेकिन शास्त्र में लिखा है कि वे दक्षिण का अगर यम पद का दरवाजा हो तो पुत्र का नाश होता है। अब जो नियम यूनिवर्सल नहीं है, अब वो यूनिवर्सल बन गए। अब लोग क्या करते हैं, उन नियमों पर अपने ऊपर लागू करने की कोशिश करते हैं। तो लोग डरने लगते हैं कि अरे मैं अगर दक्षिण का दरवाजा ले लूं तो कहीं ऐसा ना हो जाए मेरे साथ जी। ठीक है, तो उसके चलते लोग क्या करते हैं कि दक्षिण के दरवाजे को क्या करते हैं, यम का पद है वहां पर, इसलिए नकारते हैं। लेकिन वो सबके लिए नहीं है, वो यूनिवर्सल है, क्षत्रिय के लिए है, और भाद्रपद मास में अगर आपकी नींव की खुदाई हुई है तो ही वो आप पर लागू होता है, वरना नहीं। और वो भी लक्षण किन पर लागू होगा, इसका कोई भी सैंपल साइज नहीं है हमारे पास, क्योंकि कोई डॉक्यूमेंटेड केस स्टडीज ही नहीं है जी। है ना, कि भाई देखिए नॉर्थ ईस्ट में वास्तुपुरुष का सर था, भाद्रपद मास में हमने नींव की खुदाई करी और हमने दक्षिण में दरवाजा दे दिया तो पुत्र का नाश हुआ। ऐसी कितनी डॉक्यूमेंटेड केसेस है? आज तक जितना दावा, जितना प्रोपेगेंडा किया जाता है कि ईशान दिशा में टॉयलेट होने से कैंसर होता है और उसको ट्रीट करने से कैंसर ठीक होता है, दुनिया में आज तक एक भी इंसान सामने नहीं आया कि मेरे घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट था, उसकी वजह से मुझे कैंसर हुआ, फिर मैंने वास्तु कंसल्टेंट को बुलाया, उसने मेरा दोष दिखाया, उसको ट्रीट किया, मैंने ट्रीटमेंट रोक दी कैंसर की और मेरा कैंसर ठीक हो गया। अब जो लोग ऐसा दावा करते कि हमारे नॉर्थ ईस्ट में था और हमारे घर में एक आध केस थी कैंसर की, तो क्या आपने ट्रीटमेंट रोक दी थी? ट्रीटमेंट तो आपकी लगी, चल ही रही थी, तो फिर रिजल्ट किससे आया है? ट्रीटमेंट से आया है या दवाइयों से या कीमोथेरेपी से? और दूसरी चीज, अगर एक पर्टिकुलर दिशा में एक चीज होने से अगर एक दोष होता है और उसका परिणाम होता है तो घर के सभी लोगों पर क्यों नहीं होता? कॉमन सेंस। बिल्कुल, कि ईशान दिशा का टॉयलेट अगर कैंसर देता है तो घर के किसी एक मेंबर को ही क्यों, जी, सबको क्यों नहीं? वास्तु दोष तो सब पे काम करना चाहिए। सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है। तो ये जो कॉमन सेंस जो है ना, वो इतना भी कॉमन नहीं है, लोगों को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि भाई ये क्या बकवास हो रही है। तो हालांकि ये विधान अशास्त्रीय है और इसका कोई संबंध नहीं है। और प्रवेश द्वार के बारे में अगर मैं कहूँ तो मैं आपको बता देता हूँ, आपके व्यूअर्स भी देख रहे हैं कि शास्त्र में विश्वकर्मा प्रकाश अध्याय 7वां प्रवेश द्वार के लक्षण बताने के बाद 3 श्लोक आते हैं। ठीक है, उसमें कहा गया है पदे पदे कृतम श्रेष्ठम द्वार सत्फलदायकम, कि जो पद शुभ है उसका जो द्वार है, प्रवेश द्वार, वो आपको सत्फलदायी होगा, फ्रूटफुल होगा, आपको अच्छा फल देगा। तो उस पद को चुनकर आप दरवाजा बने। ओके, उसके बाद जो श्लोक आता है वो आता है ये है कि बहुद्वार अलिंदेशु च न नियम स्मृतः, कि अगर आपके घर में आने के लिए एक से ज्यादा दरवाजे हैं या आपके घर का जो प्रवेश द्वार है उस दरवाजे के प्रवेश द्वार के ऊपर सीलिंग है, छज्जा है, शेड है, तो आप पर ऊपर दिए गए जो नियम है प्रवेश द्वार के शुभ अशुभ के, वो आप पर लागू नहीं होते। और मुझे बताइए कि बिल्डिंग्स में रहने वाले, अपार्टमेंट्स में रहने वाले सबके प्रवेश द्वार के ऊपर क्या होता है? सीलिंग होता है। ऑब्वियस है। ठीक है, जो इंडिविजुअल घर बनाते हैं वो पोर्च बनाते हैं जी, शेड बनाते हैं जी, वरांडा बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सिंपल सी बात है कि वो जो बताए गए लक्षण है वो इस नियम के कारण किसी पर भी लागू नहीं होते जी। तो इसलिए शुभ और अशुभ दरवाजे से आज ही इस डर से हमेशा के लिए मुक्त हो जाइए। और इसको वेरीफाई करना है तो खुद विश्वकर्मा प्रकाश लाकर 7वें अध्याय के उस रूल को पढ़िए और उसके अर्थ को पढ़िए। बिल्कुल।
सो जो भी लोग ये स्पेसिफिक बुक पढ़ना चाहते हैं उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। विश्वकर्मा प्रकाश ये बुक का नाम है जी। सर अभी हमने मिथ तो बहुत बस्ट किए, बिल्कुल, लेकिन सर अब तक नहीं क्या लोगों को मैं क्लैरिटी देना चाहता हूँ, जो भी व्यूअर्स जो भी होम बायर्स देख रहे हैं सर, कोई भी हाई राइज अपार्टमेंट में कौन से वास्तु के वो प्रिंसिपल फॉलो करे ताकि वो उनके लिए डिसीजन इजी हो जाए, यानी कौन से ऐसे प्रिंसिपल उन्हें फॉलो करने चाहिए कि दीज आर इनफ एक्सेप्ट वास्तु शांति। वास्तु शांति उन्होंने करानी है, दैट इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन। लेकिन उसके अलावा क्या वास्तु के प्रिंसिपल उन्होंने एक हाई राइज अपार्टमेंट अगर वो खरीद रहे हैं उसमें फॉलो करने चाहिए, विच विल बी इनफ फॉर देम? ओके, देखिए जहाँ तक एक अच्छा सुज्ञ बायर है, यानी सज्ञानी बायर है, जो ज्ञानी है, होशियार है, वो लोकेशन के अलावा और कुछ नहीं दिखता कि बढ़िया सा लोकेशन, वेंटिलेशन, ठीक है, और अच्छी लोकेलिटी, इन तीन दायरे के बाहर ज्यादातर कुछ दिखता है। ये तो इम्पोर्टेंट फैक्टर है। वास्तु का लोकेशन कहाँ पे होना चाहिए, लिविंग का लोकेशन, बालकनी उसकी कहाँ होनी चाहिए, वॉशरूम्स, किचन, ये सब एलिमेंट्स कहाँ होने चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले वास्तुशास्त्र के नियम अगर हम पर लागू होने हैं तो सबसे पहले वो वाला नियम आप पर लागू होना चाहिए जी। अब उसके अलावा आप कहते हो कि किस दिशा में होना चाहिए, तो वो तय इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि आपको उन नियमों के आधार पर ही रचना बताई जाती है। अब वो नियम ही आप पर लागू नहीं होता तो रचना आप पर लागू नहीं होती। लेकिन फिर भी अगर आपको वास्तु के अनुसार आपको घर को ये करना है, यानी परचेस करते हुए ध्यान रखना है, तो आपको ये ध्यान ज़रूर रखना है कि अगर कोई भी एंट्री अगर आपको तय करनी है तो आपको वो एंट्री होनी चाहिए आपकी साउथ ईस्ट से लेकर साउथ ईस्ट तक, नॉर्थ वेस्ट से लेकर नॉर्थ वेस्ट तक, और और नॉर्थ ईस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक, ईस्ट साउथ ईस्ट तक। ये जो 3 डायरेक्शंस है यहाँ पर आपकी एंट्री या बेडरूम जी ये होने चाहिए, ठीक है। अगर ये सिंपल तरीका अगर आप चुनते हो तो आप वास्तु के उस परिणामों से जो आपको लगाए जाते हैं, जो दोष लगाए जाते हैं या आपको डर दिखाया जाता है, उससे हमेशा बचे रहें। व्हाट अबाउट वॉशरूम एंड किचन सर? सबसे पहले बता दूं, वास्तुशास्त्र में अगर किचन की बात करो तो किचन रखने के लिए 6-7 दिशाएं बताई गई हैं, जबकि हमें साउथ ईस्ट का डंका पीटा जाता है कि दक्षिण अग्नेय कोण, अग्नेय कोण, अग्नेय कोण। मैं आपको बता देता हूं, मैंने मानसार ग्रंथ का बताया आपको, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ये 3 दिशाएं आ गई। साउथ ईस्ट तो पहले से ही है, ठीक है। उसके बाद समरण सूत्रधार में आपको वेस्ट मिल जाता है, नॉर्थ वेस्ट मिल जाता है। तो आपको साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, कितनी सारी डायरेक्शंस मिल गई आपको जी। इनमें आप रख सकते हो। रही बात टॉयलेट्स की, तो अगर आप सोशल मीडिया पे फैलाए जाने वाले डर से प्रभावित हो और उससे मुक्त नहीं हुए हो तो फिर आप टॉयलेट्स की डिसीजन को लेकर हमेशा द्वंद्व में रहोगे, द्विधा स्थिति में रहोगे, ठीक है। लेकिन अगर इस पॉडकास्ट के माध्यम से इतने शास्त्रीय उदाहरण देने के बाद भी, एविडेंस देने के बाद भी अगर क्लैरिटी नहीं आती है तो फिर वो जो तबका है जो उन्हें लगता है कि नहीं हमें ऐसा नहीं लगता, हमें लगता है कि हम वास्तु काम करता है, तो फिर वो वास्तु कंसल्टेंट, अच्छा वास्तु कंसल्टेंट चुनकर उसका मार्गदर्शन ले। लेकिन जिनको लगता है कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से काफ़ी सारी क्लैरिटी आ चुकी है, हम डर से मुक्त हो चुके हैं और वास्तु हम पर लागू नहीं होता, ये आज हमें शास्त्र के आधार से ही पता चला है, तो वो टॉयलेट्स और किचन और बेडरूम के चक्कर में ना पड़े। अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से और अपनी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसके हिसाब से अपने लिए बेहतर से बेहतर घर खरीद लिए। सो सर, नाउ आई विल कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पॉडकास्ट जी। बहुत ही वंडरफुल पॉडकास्ट था, बहुत सी चीज़ें आपने बताई, बहुत से मिथ हमने बस्ट किए और बहुत सी मेंटल क्लैरिटी और मेंटल पिक्चर बहुत से व्यूअर्स के लिए और होम बायर्स के लिए क्लियर हुआ है यहाँ पे। सो सर, एट द लास्ट आई वांट टू कंक्लूड दिस पॉडकास्ट, तो आप बताइए ऐसा एट द एंड आप सभी व्यूअर्स को क्या बताना चाहोगे एज अ टिप्स
एज अ गाइडेंस जो उनके लिए यूजफुल रहे? बिल्कुल। देखिए, घर को लेकर हमारी इमोशंस जुड़ी हुई है। घर के मामले में हर एक को अपना घर बहुत प्यारा होता है, प्रिय होता है। हम अपने मेहनत से कमाए हुए पैसे से अपने अधिकार की, हक की चार दीवारी खरीदते हैं। जी। ठीक है, हमारी ज़रूरत के हिसाब से। हमारा शौक नहीं है घर खरीदना, शहरों में घर खरीदना हमारी ज़रूरत है। जी। तो उस ज़रूरत को मद्देनज़र या ध्यान रखते हुए हम एक भवन का चुनाव करते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, जिसमें हम सुखी जीवन को जिए, ऐसा हमें लगता है। लेकिन सोशल मीडिया के ज़माने में और ये जो प्रचार प्रसार होता है गलत तरीके से विषयों का, शास्त्रों का, उसकी वजह से लोग भ्रमित होते हैं और लोग अपना जीवन सुखी करने के बजाय इन सब चीज़ों को सुनकर, देखकर, प्रभावित होकर अपने जीवन को दुविधा में डाल देते हैं। न केवल अपने परिवार के भी। ठीक है, और अब मामला ये हो जाता है कि ठीक है, आप कह रहे हैं कि इस पॉडकास्ट में आपने शास्त्रों की बात करी, बहुत सारे मिथ को बर्स्ट किया आपने और बहुत सारी क्लैरिटी हमें दी। लेकिन अगर फिर भी हम इस शास्त्र को समझना चाहते हैं कि ये कैसे काम करता है, और अगर ऐसा है तो इतना महान शास्त्र जो है वो कैसे खराब हो गया, कैसे उसमें मैनिपुलेशन हो गया, हम उसके सच को जानना चाहते हैं। ये विषय कैसा है, असल में कैसा है? ठीक है, कौन सी गहरी बातें इसमें लिखी हुई है, क्या कारण थे इस शास्त्र को बनाने के, किसके लिए बनाया गया, और कितने सारे तरीके हैं इसको अप्लाई करने के या इसको समझने के, तो इसको सीखने के। तो क्या हमें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिल सकता है जहाँ पर हमें बड़ी बड़ी फीस लेकर, बड़े बड़े दावे कर हमें बरगला कर, हमें झूठ दिखाकर, हमें बहका कर, हमसे फ़ीस लेकर हमें सिखाने का दावा किया जाए या पढ़ाने का दावा किया जाए या वास्तु कंसल्टेंट प्रोफेशनल बनाने का दावा किया जाए? तो ऐसा ना होते हुए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम अपने शौक़ के लिए, अपनी जिज्ञासा को तृप्त करने के लिए क्या हम इस विषय को सीख सकते हैं? तो मैं आपके इस पॉडकास्ट से सभी इस पॉडकास्ट को दिखने वाले ऑल ओवर इंडिया के या इंडिया के बाहर के भी, भारत के बाहर के भी, इंडिया कहना सही नहीं लेकिन भारत के बाहर की जितने भी लोग हैं जो इस विषय से जुड़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उनको मैं आवाहन करता हूँ। वो उनका स्वागत है। अगर वो सीखना चाहते हैं तो मैं खुद उनको इस शास्त्र का, इस वास्तुशास्त्र का जो मूल ग्रंथों पर आधारित है, इसके लगभग 15 से 18 ग्रंथों से आधार लेकर हम लोगों को सिखाते हैं। वो सारा सब कुछ आप बिल्कुल बिना किसी पैसे दिए, बिना किसी फीस के आप इसको सीख सकते हैं। और मैं ये जिम्मेदारी लेता हूँ कि इस ज्ञान को एज इट इज़, शुद्ध रूप में, जैसा है वैसा उसको लोगों तक पहुँचाने का मेरा संकल्प है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ठीक है, हम महाराष्ट्र से, हमारे संतों की परंपरा रही है और हमारे संतों ने एक वचन कहा है कि अपनासी ठावे ते इतरांसी सांगावे, शहाणे करुण सोडावे सकळ जना। यानी जो आपको सही पता है, जो भी सत्य पता है, जो भी अच्छा पता है, जो देकर किसी के जीवन को परिवर्तित किया जा सकता है, तो उसको देकर उसको भी सियाना करिए। तो ये संकल्प लेकर आज मैं दिल्ली जैसे शहर में जाकर काम कर रहा हूँ, लोगों को सिखा रहा हूँ कि भाई ये जो मिथ्या है इसे बाहर आइए, सच को सीखिए। थोड़ा सा कड़वा होगा लेकिन उसको सीखने का प्रयास करिए। एक बार आप समझ गए कि हमारे ऋषि मुनि कितने महान थे, जब इस दुनिया में कुछ नहीं था तब उन्होंने अपने तपोबल के, अपने तप के सामर्थ्य के आधार पर उन्होंने इन विषयों को डिस्कवर किया और इन्वेंट किया है। तो इसको सीखने के लिए आपको कहीं जाने की, किसी 5 स्टार होटल में जाने की ज़रूरत, आप अपने घर बैठे इस विषय को सीख सकते हो, और वो भी बिना किसी पैसे दिए। तो मैं आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से सभी लोगों को, तमाम जितने भी व्यूअर्स हैं हमारे, सबको कहना चाहूँगा कि वो कमेंट बॉक्स में अगर वो इंटरेस्टेड है इस कोर्स को करने के लिए या इस फ्री वास्तु कोर्स को करने के लिए, तो वो कमेंट में लिखे और इस पॉडकास्ट को पूरा देखे और समझने की कोशिश करें। डेफिनेटली मुझे लगता है सर, ज़रूर देखिए कि आपने बहुत से नॉलेजेबल पॉइंट्स इसमें शेयर किए। एंड एट लास्ट सर, आई जस्ट वांट टू से थैंक यू कि आप मेरे ये पॉडकास्ट पे आए। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। आई थिंक मेरे सभी क्वेश्चंस एंड हो चुके हैं और मैंने सभी क्वेश्चन ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं। बहुत सी बातें हमने इस पॉडकास्ट में की है, बहुत से मिथ बस्ट हुए हैं
और बहुत सी चीज़ें आप पॉडकास्ट के माध्यम से आपको जानने मिलेगी। ये था हमारा आज का पॉडकास्ट। डेफिनेटली मेरे सभी व्यूअर्स को ये पसंद आया होगा। ऐसे कई पॉडकास्ट देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कॉमेंट एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन for the latest video, and don't forget to comment interested if you are interested to learn about Vastu Shastra from Vastu Shastra expert himself, Mr. Geetraj Vittal. So this is Nikhil Maure signing off. Bye bye.